हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में आपकी कंप्लीट मेडावल हिस्ट्री खत्म हो गई है। इस एक वीडियो से आपके मेडावल हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से आप 4 क्वेश्चन कर ले जाओगे अगर 5 पूछे जाते हैं तो। गारंटीड है मेरी, ठीक है। आप वीडियो देखो एक बार और फिर प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, इस वीडियो को चाहे आप घोल के पी जाओ, चाहे आप मतलब पूरा रट डालो, चाहे इसके साथ जो करना है करो, बट ये 2 से 3 बार आपको देखना है वीडियो, ताकि आपके मेडावल हिस्ट्री का सब चीज कंप्लीट रहे, आपको फोमो ना हो और आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ, हिस्ट्री के क्वेश्चन आराम से कर पाओ। इस वीडियो को चाहे पापा वीडियो समझो, मम्मी वीडियो समझो, कंप्लीट वीडियो समझो, स्वाहा वीडियो समझो, आपके ऊपर है, बट वीडियो को देखना है कंप्लीट, ताकि आप क्वालिफाई कर लो, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना लगे, ठीक है। सारे फैक्ट सारी चीजें एक ही वीडियो में दी हुई है, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो भाई, 2-3 बार देख लो, क्यों परेशान करना खुद को, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, 85 सब्सक्राइबर दूर हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के, जल्दी जल्दी कंप्लीट कराओ, 1000 सब्सक्राइबर हमारी फैमिली के हो जाए। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सुल्तानी पीरियड शुरू होता है 1206 से 1526 एडी तक। 1526 में हमारा क्या होता है, पानीपत का फर्स्ट बैटल, जिसमें बाबर आता है, बाबर जीत जाता है, वहां से मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। तो सुल्तानी पीरियड हमारा मुगल पीरियड तक चलता है, ठीक है, मुगल पीरियड की शुरुआत तक। तो सुल्तानी पीरियड में हम लोग देखेंगे जो पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ, सुल्तानी पीरियड में जो पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब? 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम इन्वेजन किया इंडिया में, 712 एडी में। और इसके समय ही जजिया कर की शुरुआत हो गई थी। बट जजिया कर तब सिर्फ मुस्लिमों पे नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं लगाया जाता था, सॉरी, वो सारी कम्युनिटी पे लगाया जाता था, उसे जजिया बोलते थे, ठीक है। पहला मुस्लिम इन्वेजन कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसके बाद जो पहला टर्किश इन्वेजन हुआ, टर्क, जैसे आप लोग को पता है मुगल टर्क से आते थे, तुर्किस्तान से आते थे, तो पहला जो टर्क इन्वेजन हुआ वो मोहम्मद गजनवी के टाइम पे हुआ, ठीक है। मोहम्मद गजनवी कहा जाता है कि उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ टेम्पल को लूटा, ठीक है। किसने? मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। मोहम्मद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो जयपाल के अगेंस्ट में था, जो कि कहाँ का राजा था? गुजरात साइड का राजा था, कौन? जयपाल, ठीक है। उसके अगेंस्ट में था मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कब से कब तक किया, इसके डेट पूछता है तो याद रखिएगा 998 से 1030, 998 से 1030 एडी तक कॉमन एरा था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। अब मोहम्मद गजनवी के कोर्ट में कुछ पोएट्स थे, कुछ राइटर्स थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गजनवी में जो सबसे फेमस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे फेमस जो उसके यहाँ कोर्ट पोएट था, इतिहासकार था, उसका नाम था उतबी। क्या नाम था? उतबी। उसने लिखी थी तारीख ए यात्रिनी। क्या लिखा था? तारीख ए यात्रिनी, याद रखिएगा। उतबी जो उसका इतिहासकार था मोहम्मद गजनवी के कोर्ट का, जिसने लिखी थी तारीख ए यात्रिनी, ठीक है। दूसरा कौन था मोहम्मद गजनवी के कोर्ट में बहुत ज्यादा फेमस था, उसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा, याद रखिएगा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, ठीक है। और अलबरूनी था तीसरा। कौन था? तीसरा अलबरूनी था। इसकी पुस्तक थी, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जब हम पुस्तक पूरी आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है। अब पूछता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो गजनवी एम्पायर है, गजनवी एम्पायर का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, किसने स्टेबलाइज किया गजनवी एम्पायर को? तो उसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। अल्पतगीन ने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है हमेशा, याद रखिएगा कि गजनवी के टाइम पे चोल राजा कौन था? साउथ में जो चोल किंगडम था उसमें उसका राजा कौन था? तो उसके राजा थे राजेंद्र फर्स्ट। चोल किंगडम राजेंद्र फर्स्ट के अंडर में था, ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण पर, ठीक है। इसका उल्टा पूछ लेगा कि किस राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे किसका आक्रमण हुआ, तो आप लोग बोलोगे मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टर्किश इन्वेजन हुआ, दूसरी बार टर्कों ने जो हमारा आक्रमण किया, ठीक है, वो मोहम्मद गोरी। कौन? किसने? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, ठीक है। कब आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने? इसके डेट जो यहाँ पे मेंशन है वो 1175 से 1206 के बीच में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चीजें आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी का जो पहला और सबसे डिसाइसिव बैटल वो पृथ्वीराज चौहान के साथ था, बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं, पृथ्वीराज और गोरी के बीच में था। 1991 में पहला युद्ध हुआ, 1191 में, सॉरी, और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है। तो 1191 वाले में हमारे पृथ्वीराज जी जीते थे, पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे, और गौरी हारा गया था। बट एक साल बाद 1192 में जय सिंह ने मदद कर दी गौरी की, और गौरी यहाँ पे जीत गया, पृथ्वीराज जी हार गए, ठीक है। उसके बाद जस्ट जैसे वो जीता गौरी, उसने फिर बैटल ऑफ चंदावर हुई, इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश का इस समय एक डिस्ट्रिक्ट है इटावा, वहां पे बैटल ऑफ चंदावर हुआ। चंदावर में उसने जय सिंह को भी हरा दिया। तो कहते हैं ना कि जब आपको ये सोचो कि हम अपने भाई को, अपने दोस्त को हरा के दूसरे के साथ राजपाट करेंगे, दूसरा आपको भी धोखा दे दे, तो वही हुआ जयचंद के लिए, ठीक है। अब मोहम्मद गोरी को ही मुस्लिम रूल का इंडिया में वास्तविक फाउंडर, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कि अगर इंडिया में किसी ने मुस्लिम रूल की स्थापना की तो किसने की? मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया, ठीक है। बट उसका इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था, वो बस इंडिया को जीत के हरा के चला गया, पैसा लूट के चला गया, उसने अपने गुलाम को यहाँ पे राजा बना के चला गया। सोचिए क्या बेइज्जती उसने इंडिया की कि जिसके लिए सोने की लंका, सोने की चिड़िया बोलते हैं इंडिया को, उसको उसने अपने गुलामों को सौंप दिया, ठीक है।
अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मोहम्मद गोरी के टाइम पे। तो मोहम्मद गोरी ने जो गुजरात के राजा थे, गुजरात के राजा का नाम था भीम सेकंड ने उसको हरा दिया था जब पहली बार आक्रमण करने आया था। तो भीम सेकंड ने गुजरात में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा राजा था, मुस्लिम राजा, जिसने देवी देवताओं के सिक्के जारी किए थे। मतलब एक तरफ खुद की फोटो लगाता था, एक तरफ देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगाता, ठीक है। तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोग को याद रहेगी, 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो ईजिली याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हम लोग शुरू करते हैं, यहां से हमारे जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करके चला गया, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करके चला गया तो यहां से हमारी दिल्ली सुल्तानेत की शुरुआत हुई, दिल्ली सुल्तान। अब दिल्ली सुल्तानेत में हमारे 5 डायनेस्टीज आते हैं। याद रखिएगा दिल्ली सुल्तान में कितने डायनेस्टी आते हैं, 5 डायनेस्टीज आते हैं, ठीक है। एक एक डायनेस्टी को हम लोग क्रोनोलॉजिकल वाइज, टाइमलाइन वाइज पढ़ेंगे। पहला आता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब क्या होता है, गुलाम वंश, जिसको हिंदी में बोलते हैं। 1206 से 1290 तक रहा, ठीक है। याद रखिएगा 1206 से 1290 तक। इसमें जिसका फाउंडर है गुलाम वंश का, वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गोरी का गुलाम था। याद रखिएगा गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना था, लाल बख्श के नाम से भी जाना था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने जो मेहरौली का आयरन पिलर है, मेहरौली का जो आयरन पिलर है, उसके पास कुतुब मीनार की स्थापना करवाई, ठीक है। कुतुब मीनार की स्थापना कहाँ कराई, मेहरौली के आयरन पिलर के पास, ठीक है। और 2 मस्जिदें बनाई इसने। कौन सा, फतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में जो मेहरौली आयरन पिलर के पास है, उसके पास ही कुतुब मीनार है हमारा। और 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखिएगा दूसरी मस्जिद कौन थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। जो कि अजमेर में स्थित है। कहाँ पे, अजमेर दरगाह जो है ना, वहाँ उसके आसपास स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसके याद में बनाया। तो एक उनके सूफी संत थे कुतुबुद्दीन ऐबिया करके उनका कुछ नाम था, उन्हीं के याद में उसने कुतुब मीनार बनाया, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। कुतुब मीनार के ऊपर, कुतुब मीनार एक्चुअली एक ऐसे बिल्डिंग है जिसके ऊपर हमें ऐसे हिंदू और मुस्लिम दोनों मतलब निशानियां मिल जाती है, दोनों चिन्ह मिल जाते हैं। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा, वो पहले एक संस्कृत विद्यालय होता था। इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2.5 दिन का जो एक संस्कृत विद्यालय होता था, जिसके ऊपर उसने ये ऊपर का छत तोड़ के यहाँ पे डोम गुम्बद बनवा दिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ना, उसके ऊपर हरकेली नाम का नाटक, याद रखिएगा, थोड़ा वहाँ पे छोटा लिखा आपको दिख नहीं रहा होगा, हरकेली नाटक। ये एक राजा थे विग्रहराज, ठीक है, विग्रहराज, ठीक। उनके द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय बना था, उसके ऊपर हरकेली नाटक उन्होंने लिखवाया था, जो उन्होंने खुद लिखा था। उसी के ऊपर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मस्जिद बनवा दी, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा राजा हुआ वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसको गुलामों का गुलाम कहा गया, याद रखिएगा गुलामों का गुलाम, पर वो राजा था। क्या आयरनी है ना। इसने कुतुब मीनार की 2 मंजिला और ऊपर बढ़ाई। जैसे कुतुब मीनार 6 स्टोरी था तो उसने 8 करा दिया। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसको आराम बख्श नाम से भी जाना जाता है। किसको, इल्तुतमिश को आराम बख्श नाम से जाना था। इल्तुतमिश को ही वास्तविक स्थापक बताया जाता है दिल्ली सुल्तानत का, क्योंकि इसने क्या किया था, देखो कुतुबुद्दीन ने लाहौर से राज किया था, लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी। इल्तुतमिश ने क्या किया, लाहौर से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 1211 में, 1211 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इसने क्या किया, इसने टका इंट्रोड्यूस किया। टका क्या होता था, सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, उसको टका बोलते थे, ठीक है। और इसी के टाइम पे ही चंगेज खान का आक्रमण हुआ था 1221 में, जो को इसने विफल कर दिया था अपने दिमाग से, ठीक है। किसका आक्रमण हुआ था, चंगेज खान का। अगर पूछेगा किसके टाइम पे हुआ था, तो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसने एक तरह का और सिक्का निकाला, इसे जीतल बोलते थे। जीतल होता था कॉपर का कॉइन, ठीक है, कॉपर का, तांबे का सिक्के को जीतल बोलते थे, और सिल्वर के सिक्के को टांका बोलते थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, इक्ता सिस्टम शुरुआत की, ये भी याद रखिएगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके स्टेबलाइज मानते हैं वो है कि उसने आर्मी को पैसे देना शुरू किए। पहले आर्मी पेड नहीं होती थी, बट इसने अब आर्मी को पेड पैसे देना शुरू किए, पेड ऐसा पेमेंट बांध दिए, ठीक है। और इसने चहलगानी चालीसा ग्रुप नाम का एक संगठन बनाया, जिसमें 40 सरदार मुस्लिम लोग रहते थे जो रूल करते थे, ठीक है। और इसने एक सुल्तानगढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया। किसका सुल्तानगढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया, किसने, इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसको दिल्ली सुल्तानत का वास्तविक संस्थापक कहता कौन है, तो आरपी त्रिपाठी एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा इल्तुतमिश ही दिल्ली सुल्तानत का वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद जो इकलौती फीमेल लीडर हुई दिल्ली सुल्तानत का, उनका नाम था रजिया सुल्ताना, ठीक है। 1236 से 1240 के बीच 4 साल इनका राज रहा, ठीक है। इन्होंने एक इनका स्लेव था, घोड़ा पालता था, उसका नाम था याकुट, जो हम लोग पीते हैं अपना डाइजेशन सही करने के लिए, याकुट। उससे इनको प्यार हो गया और इन्होंने क्या किया कि याकुट से प्यार हो गया, बट ये जाती थी तो ये तो रानी थी ना, तो इनको समाज के लिए तो राजाओं से शादी करनी पड़ी थी। तो इन्होंने अल्तुनिया के जो राजा हैं, ठीक है, भटिंडा के गवर्नर थे वो, अल्तुनिया किसके गवर्नर थे, भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया, उनसे शादी कर ली, याद रखिएगा। अल्तुनिया कौन थे, भटिंडा के गवर्नर, उनसे शादी कर ली। तो रजिया सुल्तान को कथियाल कहाँ पे, हरियाणा में मार दिया गया, उसके बॉयफ्रेंड किसके, याकुट के साथ, ठीक है।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर जो नेक्स्ट राजा हुआ दिल्ली सुल्तान उसका नाम था बहरम शाह। बहरम शाह 1240 से 1242 के बीच 2 साल के लिए दिल्ली का राजा रहा बहरम शाह, ठीक है। उसको गद्दी पे बैठाया किसने? वही चालीसा चहलगानी, जो 40 लोग के सरदार थे उन्होंने ही बैठाया, ठीक है। उन्होंने रजिया को मरवाया भी उन्होंने लोगों ने इसलिए मरवाया कि वो एक मुस्लिम वुमेन थी, ठीक है, आप लोगों को पता ना चाहिए। नसीरुद्दीन महमूद फिर दोबारा दूसरा राजा जो गद्दी पे बैठा 1246 से 1266 तक 20 साल ये रहा गद्दी पे, ठीक है। इसको दारवेसी किंग भी बोलते थे। क्या बोलते थे? दारवेसी किंग, क्योंकि वो बस ये नाम का राजा था, बाकी काम तो सारे वो चहलगानी 40 सरदार ही कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर दिल्ली सुल्तानेट का रहा वो है बलबन, ठीक है। देखिए 3 रूलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हमारा था कौन? इल्तुतमिश, तीसरा हमारा बलबन, ठीक है। तीनों का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बलबन 1266 से 87 तक रहा, ठीक है। और इसने हिंदुस्तान में पहला इस्लामिक मकबरा बनाया जो कि टोटली अरबिक इस्लामिक डिजाइन पे था, पहला इस्लामिक मकबरा, ठीक है। इसने क्या किया? सबसे पहले आते ही क्या किया कि चालीसा ग्रुप को डिसकंटिन्यू कर दिया कि भैया देखो ये हम पे भी राज करेंगे, तो उनको उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसने एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज इसने क्या रखा? मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। और इसने खुद को जिल्ले इलाही बोला, मतलब शैडो ऑफ गॉड, मतलब अपनिच भगवान है वाला सिस्टम इसने लागू किया कि अब जनता मुझे पूजे। अपना पैर चुमाता था जिसको सिजदा और पाइबोस पथा बोलते थे, जिसमें उसका पैर चुमाया जाता था, वो आता था चिल्लाओ उसका नाम लो, पैर चूमो, उसके सामने झुक के खड़े रहो, ठीक है। सिजदा और पाइबोस बोलते थे उसको, ठीक है। ये अपने आप को भगवान का बराबर बोलता था, भगवान का साया बोलता था, ठीक है। और इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनाया यहाँ पे रखिएगा। अटाला मस्जिद जौनपुर में, जहाज मस्जिद मालवा में और जामा मस्जिद गुलबर्ग में, याद रखिएगा। इस 3 मस्जिद इसने निर्माण करवाया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी के बाद हमारा आता है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1290 से 1320 एडी के बीच, ठीक है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट राजा हुआ वो है अलाउद्दीन खिलजी। शुरुआत किसने की? जलाउद्दीन खिलजी ने, बट उसको उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, ठीक है। 1296 से 1316 तक ये खिलजी डायनेस्टी के को रूल करता है, गद्दी पे बैठता है, ठीक है। इसने क्या कहा? किंगशिप नोज नो किंगशिप, याद रखिएगा। इसने लाइन बोली किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब कि जो राजा महाराजा होते हैं उनमें उनके बच्चों को नहीं देखा जाता, जो राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे, बताइए कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किसे एनेक्स्ट किया, किसको जीता, ठीक है। तो उसने सबसे पहले गुजरात को जीता 1298 में, फिर रणथंबोर को 1301 में, फिर मेवाड़ को 1303 में जहाँ की रानी पद्मावती थी, फिर मालवा को 1305 में और जालोर को 1311 में। तो याद रखिएगा एकदम लाइन में, ठीक है। सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर मेवाड़, फिर मालवा, फिर जालोर, एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक। और फिर ये साउथ में गया। साउथ में जाने से पहले इसने क्या किया? जब गुजरात विजिट किया, गुजरात जीता, तो गुजरात से उसने क्या मलिक कफूर को भी जीत लिया। 1000 रुपए दिया, इसलिए मलिक कफूर का नाम हो गया 1000 दिनारी। इसने मलिक कफूर को जीतने के लिए 1000 रुपए दिए, मलिक कफूर को जीत लिया। मलिक कफूर एक समझ लीजिए कि आप ट्रांसजेंडर था, जिसने बहुत ज्यादा हेल्प की अलाउद्दीन खिलजी को अपना राज्य चलाने में। दक्कन में मतलब साउथ में मलिक कफूर ने ही पूरे अलाउद्दीन खिलजी को जीत दिलाई। तो कहाँ जीत दिलाई? पहले उसने देवगिरी के यादवों को हराया, जिनके राजा का नाम था रामचंद्र या आप रखिएगा सूर्यचंद्र, इनकी बेटी से शादी कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा इसने वारंगल के काकातिया को हराया, जो कि राजा कौन थे? रुद्रदेव। कौन थे? रुद्रदेव, ठीक है। तीसरा कि होयसलास को हराया, जिसके राजा कौन थे? बल्लाल थर्ड, याद रखिएगा बल्लाल थर्ड। और चौथा कि पांड्यास के राजा जो मदुरई के थे वीर पांड्या, उनको हराया। तो इसने किसकी को हराया साउथ में? याद रखिएगा पहले किसको हराया? यादव देवगिरी के रामचंद्र को, ठीक है। वारंगल के काकातियास को रुद्रदेव को, फिर ठीक है द्वार समुद्रम के होयसलास को बल्लाल थर्ड को, फिर ठीक है मदुरई के पांड्या को वीर पांड्या को। इन सबको हरा के साउथ भी जीत लिया उसने, ठीक है। इसको हराया किसने था? मेन हीरो कौन था? आप यहाँ मलिक कफूर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी को जाना था उसके रिफॉर्म्स के लिए। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स उसने क्या किया? सबसे पहले उसने क्या किया कि हॉर्स की ब्रांडिंग करना शुरू की, उसको दाग प्रथा नाम दिया कि घोड़े को लेते थे, ऐसा गर्म करते थे, उसको ऐसे दाग देते थे कि हाँ ये घोड़ा मतलब अच्छा, ये खराब है, सही है, उसका ऐसे नस्ल डिवाइड करते, ठीक है। फिर उसने चेहरा प्रथा शुरू की सोल्जर के डिस्क्रिप्शन के लिए, जो उसके यहाँ सोल्जर थे, जो सैनिक थे, उसके डिस्क्रिप्शन के उसने चेहरा प्रथा शुरू किया, ठीक है। फिर उसने 4 लॉ निकाले। पहला फ्री ग्रांट ऑफ लैंड, दूसरा स्पाइस सिस्टम, तीसरा वाइन प्रोहिबिशन मतलब दारू वारू बंद किया, और चौथा क्या किया? नोबल प्रोहिबिशन, ठीक है, कि भैया तुम कोई नोबल नहीं हो आम जनता की तरह, तो उसको काट दिया। फ्री ग्रांट लैंड देना शुरू किया, या फिर जो फालतू देते उसको खत्म करके जो जहां जरूरत था वहां दिया, और स्पाइस सिस्टम शुरू किया, जासूस शुरू किया, ठीक है। याद रखिएगा इसके टाइम पे एक मुस्तखराज नाम का होता था आदमी, जिसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। वो क्या करता था? बस पैसे रेवेन्यू कलेक्ट करके ले जाके राजा को देते, उसका नाम था मुस्तखराज। याद रखिएगा, पूछेगा मुस्तखराज क्या है तो बताइएगा रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। लैंड मेजरमेंट
उसने शुरू की, उसने फिक्स रेट लगाया टैक्स का 1/6 से 1/10। ये मुस्लिमों के लिए होता था 1/6 से 1/10 और हिंदुओं के लिए होता था 1/2 से 1/3। याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि 50% टैक्स किसने लगाया लैंड पे, तो बदलीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी, किस पे, हिंदुओं पे, ठीक है। फिर कमोडिटीज पे फिक्स किया रेट, जैसे दिल्ली में फूड ग्रेन्स मार्केट खोला, क्लॉथ मार्केट खोला, हॉर्स, स्लेव्स, इन सब की मार्केट में उसने क्या किया, प्राइस को फिक्स किया, ठीक है। मार्केट कंट्रोल होता ऑफिसर से, जिनका नाम होता था शाहाना। क्या होता था, शाहाना। जो मार्केट को कंट्रोल करते थे ऑफिसर उनका था शाहाना, और जो सीनियर होते थे ऑफिसर को हेड करते थे उनका नाम था शाहाना मंडी। जो मंडी को कंट्रोल करते थे उनका क्या होता था, शाहाना मंडी, ठीक है। ओपन मार्केट थी, जहां पे आप जाइए खरीदिए बेचिए खुद से, उसका नाम था साराई अदल। क्या नाम था, साराई अदल, याद रखिएगा। इसके टाइम पे कुछ आर्किटेक्चर बने, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहला आर्किटेक्चर अलाई दरवाजा, ठीक है। फिर कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार जैसे मान लीजिए आपको कुतुब मीनार है, तो यहाँ पे इसने अलाई दरवाजा बनाया, ठीक है। अलाई फोर्ट, ठीक। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स का नाम 1000 सुतून, 1000 सुतून मतलब जहाँ पे 1000 पिलर हो। अलाई दरवाजा, 1000 सुतून, अलाई फोर्ट, तीनों चीज याद रखिएगा। किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसके टाइम पे आमिर खुसरो, जिनको तोताए हिंद बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे पोएट रहे, तोताए हिंद पोएट थे, म्यूजिशियन थे। इन्होंने सितार भी इन्होंने डेवलप की, उनको अपने कोर्ट में रखा। जो आखिरी रूलर था वो था खुसरौन खान। कौन था, खुसरौन खान। 1320 में आखिरी रूलर किसका, खिलजी डायनेस्टी का। तो हमारी 2 डायनेस्टीज कंप्लीट हो गई। पहला हमारा स्लेव डायनेस्टी, दूसरा हमारा खिलजी डायनेस्टी। अब हमारी जो तीसरी डायनेस्टी है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो हमारी तीसरी डायनेस्टी है वो है 1320 से शुरू होती है, 1414 तक रहती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा दिन तक राज करने वाली कोई भी मुगल डायनेस्टी है इंडिया पे, ठीक है। 1320 से 1414 तक लगभग 92-93 साल उन्होंने राज किया था, ठीक है। तो इसका जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। क्या नाम था उसका, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसका फाउंडर था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा वो हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 पे गद्दी पे बैठा, 1351 तक लगभग 26 साल इसने राज किया। इसने पहला दीवानी कोही बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पूछ लेगा दीवानी कोही किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। एमबीटी का शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसने ट्रांसफर किया कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद, अपने ट्रांसफर किया कैपिटल को। करेंसी ब्रोंज कॉइन्स, क्योंकि देखो अब गरीबी आ रही थी, गोल्ड सिल्वर की जगह ब्रोंज आने लगा, ठीक है। धीरे धीरे आप समझोगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे गरीबी आने लगती है, ठीक है। तो ब्रोंज काल की शुरुआत हुई। फिर इसने क्या किया, खुरासान का एक्सपेडिशन किया 1329 में, खुरासान जीतने के लिए गया। और कराची का एक्सपेडिशन किया कुमाऊं हिल्स चाइनीज के अगेंस्ट, ठीक है, उसको जीतने गया 1330 में, याद रखिएगा। यहीं पे जाके इसकी हार हो गई थी, यहाँ पे इसके बहुत पैसे भी खर्च हो गए थे और सैनिक का मनोबल टूट गया था। ठंडी बहुत थी वहाँ पे, कुमाऊं हिल्स में एकदम बर्फबारी होती है, वहाँ पे एक्सपेडिशन कर रहा है, चाइनीज आने जा रहा है, तो वहाँ पे हार गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों ने। इसका जो इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं कि इसके टाइम पे कौन कौन से एरिया इंडिपेंडेंट हो गए थे, कौन कौन से एरिया स्वतंत्र हो गए थे मुगल डायनेस्टी से उस टाइम के। तो पहला था मदुरई, 1335 में अलग हो गया, 1336 में विजयनगर अलग हो गया, और 1341 से 1347 तक बहमानी अलग रहा, याद रखिएगा। मदुरई, विजयनगर, बहमानी तीनों अलग हो गए थे किससे, मुगल डायनेस्टी से, ठीक है। इसने नए टैक्स लॉज बनाए, ठीक है। अबवाब्स बोला, सेस टैक्स को, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको सेस बोलते हैं, उसको ये लोग अबवाब्स बोलते हैं, ठीक है। घड़ी बोलते थे हाउस टैक्स को, और चराही बोलते थे पास्चर लैंड को, याद रखिएगा। घड़ी बोलते थे हाउस टैक्स को, घर मतलब हाउस, घड़ी अगर हाउस टैक्स, चराही मतलब पास्चर टैक्स, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हमारा रहा इंपॉर्टेंट वो रहा फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 तक ये भी इसने भी राज किया, ठीक है। इसने क्या किया कि जो आर्मी था उसका हेरिडिटरी बना दिया, मतलब ये नहीं कि जो योग्य को आर्मी में नहीं, कि अगर आप आर्मी में हो तो आपका बेटा भी आर्मी में चला जाएगा। इसने क्या किया, उसको हेरिडिटरी बना दिया। और जो सोल्जर्स थे उनको अब उसने क्या किया, जमीनें देना शुरू की पैसे की जगह, उसका नाम रखा वजेहा। जो जमीनें सोल्जर को दी थी उनको वजेहा बोलते थे, याद रखिएगा। इसने जजिया फिर से स्टार्ट किया, और इस टाइम इसने ब्राह्मणों के लिए भी जजिया स्टार्ट किया, याद रखिएगा। ब्राह्मणों के लिए जजिया स्पेशली स्टार्ट करने वाला राजा कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कि इसने कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट कराया। 6 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर 2 लगाया था उसने इल्तुतमिश ने, उसके ऊपर इसने 2 व्हाइट मार्बल से लगा दिया, 8 कर दिया, 10 कर दिया इसको कुतुब मीनार को, ठीक। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप लोग समझिएगा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार को किस किसने बनाया, तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक मतलब FST, ठीक है। फिर इसने न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन लाया। अब इसने क्या क्या लाया ये देखते हैं हम लोग। पहला खराज मतलब 1/10 ऑफ प्रोड्यूस। दूसरा जकात मतलब 2% ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते तो 2% का टैक्स, उस टाइम पे भी प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, ठीक। खम्स 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर्ड इन वॉर, अगर मान लो आप लड़ाई करने जंग लड़ने जाते हो, कुछ कैप्चर करते हो तो उसका 1/5 आपको राजा को देना होगा। जिजिया नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था, किसको, नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था जिजिया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग। हाके शरब और हसीले शरब, वाटर टैक्स को बोलते थे, हाके शरब और हसीले शरब। इसने इरिगेशन शुरू की थी तो उसने वाटर टैक्स लेना भी शुरू किया, ठीक है। हॉस्पिटल खुला दिल्ली में, उसका नाम रखा दारुल शिफा, याद रखिएगा। दारुल शिफा क्या नाम रखा हॉस्पिटल का दिल्ली में, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हॉस्पिटल का नाम रखा दारुल शिफा, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, गरीब बच्चियों की शादी के लिए इसने दीवाने खैरात नाम का एक स्टार्ट किया डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात गरीब बच्चों की शादी के लिए, ठीक है। और इसने क्या किया कि अशोका के जो 2 पिलर थे, टोपरा का जो कि हरियाणा में था और मेरठ का जो कि उत्तर प्रदेश था, उसे दिल्ली ले आया, ठीक है। उसको अच्छा लगा कि बोला भाई ये तो बड़ी नायाब चीजें ले आते हैं इसको, ठीक है। इसी के टाइम पे तैमूर का इन्वेजन हुआ था 1398 में मोहम्मद शाह तुगलक में, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे ही तैमूर का इन्वेजन हुआ था
1398 में इंडिया पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछता है कि तैमूर का इन्वेजन किसके राज्य में हो तो मोहम्मद शाह तुगलक के 1398 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी 3 डायनेस्टी खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450 तक उन्होंने रूल किया, ठीक। फाउंडर कौन था? खिज्र खान, ठीक है, जिसको तैमूर ने नॉमिनेट किया था। तैमूर आक्रमण किया, हरा वरा दिया तो नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है मुबारक शाह 1421 से 34। इन्होंने क्या क्या जीता? मेवातीस जीता, खटेहर जीता और गंगटिक दोआब जीते। तीनों ने मेवाड़ मतलब जीत लिया, मेवातीस, खटेहर जीत लिया और गंगटिक दोआब तीनों जीत लिया इन्होंने। फिर नेक्स्ट आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को नोबल पपेट बोलते थे, जो नॉबल्स बोलते थे वही करता था, अपने आसपास के सुनते थे, जो करके तारीफ कर देते थे। नेक्स्ट आया आलम शाह। आलम शाह 1443 से 51 तक रहा, लास्ट रूलर था। किसका लास्ट रूलर था? किसका? सैयद डायनेस्टी का, याद रखिएगा, आलम शाह। पूछता है सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर आलम शाह, ठीक है। फिर हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है दैट इज लोधी डायनेस्टी। 1451 से 1526 एडी के बीच लोधी डायनेस्टी ने राज किया। फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी, याद रखिएगा कौन था फाउंडर? बहलोल लोधी, सॉरी फॉर द फंबलेंस, ठीक है। जो इसका मेन फेमस राजा उसका नाम था सिकंदर लोधी। 1489 नवासी से 1517 तक उसने राज किया। उसने बिहार को, वेस्टर्न बंगाल को कॉन्कर किया, जीता। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने, और कैपिटल को आगरा शिफ्ट कर दिया दिल्ली से, याद रखिएगा, ठीक है। गाजे सिकंदरी किसने उपाधि दान किया? गजे सिकंदरी की, और उसने अपने नाम पे, गजे सिकंदरी के नाम पे क्या किया? 32 डिजिट का एक लैंड मापने का तरीका किया, ठीक है। इसने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और मथुरा के मंदिरों को तोड़ा। जो मथुरा हमारी टूटी है, ज्वालामुखी हमारी टूटी है, वो इसी ने तोड़ा था, सिकंदर लोधी ने, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हुआ इब्राहिम लोधी 1517 से 26 के बीच। ये दिल्ली सुल्तानेट का लास्ट रूलर था, याद रखिएगा। लास्ट रूलर कौन था? दिल्ली सुल्तानेट का कौन था? इब्राहिम लोधी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किससे लड़ा? बाबर से, हार गया, बाबर ने इसको हरा दिया 1526 में, और वहां से फिर हमारी मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब कुछ डिपार्टमेंट देख लेते हैं। पहला, दीवाने कोही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवाने बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। दीवाने इस्तिकाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, याद रखिएगा। कोही मतलब एग्रीकल्चर, बंदगान मतलब स्लेव, देखो बंद रहते हैं हमेशा, स्लेव कुछ काम करना अपने मन से नहीं कर सकते तो स्लेव्स। इस्तियाक मतलब पेंशन, याद रखिएगा, इस्तियाक दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। अब इनके टाइम पे यूनिट्स क्या क्या थी, मतलब किस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट क्या क्या थी, कैसे कैसे ये लोग रूल करते थे। तो सबसे पहले जो बड़ा सा प्रोविंस होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उसको इक्ता बोलते थे, प्रोविंस क्या हो गया? इक्ता। फिर शिक बोलते थे लोग डिस्ट्रिक्ट को, जैसे लखनऊ के अंदर आप आइए, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है तो एक शिक उसको बोलते थे, ठीक है। फिर तालुका को परगना बोलते थे, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक मोहल्ला आ गया, कोई तालुका आ गया, उसको परगना बोलते थे, ठीक है। फिर एक गांव आ गया, उसको ग्राम बोलते थे। तो ग्राम तो आप लोग सब जानते हो, बट परगना मतलब तालुक, शिक मतलब डिस्ट्रिक्ट, इक्ता मतलब प्रोविंस, याद रखिएगा। तो कैसे था इनका? इक्ता, शिक, परगना, ग्राम, ठीक। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स देख लेते हैं इनके टाइम के, और आर्किटेक्चर जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं स्पेशली एक क्लास लूंगा जिसमें लिटरेचर और आर्किटेक्चर को टोटली पढ़ाऊंगा एक साथ, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तुगलकनामा लिखा आमिर खुसरो ने, ठीक है। गियासुद्दीन के रीजन के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक। लैला मजनू लिखा खुसरो ने, ठीक। नूह सिफिर लिखा खुसरो ने, ठीक है। तो 3 कहानी आप समझे, लैला मजनू, तुगलकनामा, नूह सिफिर, ठीक है। नूह सिफिर में क्या है? अलाउद्दीन के पोएटिक डिस्क्रिप्शन है, अलाउद्दीन की कैसा राजा था उसको पोएट में बना, मतलब गाने गा गा के बता दिया गया। लैला मजनू तो आप लोग जानते हो क्या लव स्टोरी है वो, ठीक। फिर तारीख फिरोज शाही बरनी की किताब है, फिरोज शाह के रूल के बारे में लिखा हुआ है। रहला इब्न बतूता था, फॉरेनर था जो ट्रैवलर था, यहाँ आया था। चचनामा लिखा अबू बकर ने, याद रखिएगा, चचनामा अबू बकर, रहला इब्न बतूता, ठीक। मोत की मस्जिद डबल डोम पहला लोधी ने बनाया, इब्राहिम लोधी ने। पहला डबल डोम मतलब पहले क्या होता था? एक डोम, सिंगल डोम बनता था, ठीक है। डोम मतलब ये होता है ऊपर वाला होता है ना मस्जिद, को डोम बोलते हैं। तो उसने डबल डोम बनाया कि थोड़ा चौड़ा बन पाए, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। फिर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर गयासुद्दीन का टॉम आर्क बलबन ने बनाया, जो ये आर्क बनता था सबसे पहले, आर्क ऐसे जो इसको आर्क बोलते हैं, जो दीवार के बीच में से जा रहा है उसको आर्क बोलते हैं। तो किसने बनाया? गयासुद्दीन के टॉम में बलबन ने बनाया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के टॉम में आर्क एंड डोम खिलजी ने बनाया। निजामुद्दीन औलिया के का जो टॉम है वहां पे आर्क एंड डोम खिलजी बनाया, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। इसमें आज हमने मोस्टली मेडावल हिस्ट्री के सारे किंगशिप, मेडावल हिस्ट्री के सारे किंगशिप दिल्ली सुल्तानेट के कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इन दिल्ली सुल्तानेट का जो टॉपिक है, इससे हमारे 2 क्वेश्चन या कभी 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेता है। विजयनगर का नाम विजयनगर है, विजयनगर का मतलब होता है जीता हुआ शहर या जीत का शहर, जो शहर कभी हारा ही ना, उसका नाम है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। इसकी जो खोज की थी, विजयनगर की खोज, वो खोज की थी कॉलिन मैकेंजी ने, याद रखिएगा, किसने? कॉलिन मैकेंजी ने। विजयनगर है उसकी शुरुआत 1336 मतलब 1336 से होती है और वो 1565 तक रहता है, ओरिजिनल साम्राज्य। बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी लगभग 1600 के आसपास, 1600 के मिड तक विजयनगर साम्राज्य रहता है, जिसमें एक लास्ट रूलर इनकी एक छोटी सी प्लेस तक रूल करते हैं, ठीक है। उनका नाम शायद सदाशिव राव करके रहता है, ठीक है। तो ये लोग आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था, तो हाँ एग्जिस्ट करता था, बट बहुत ही छोटे, समझ लीजिए गाँव के बराबर में एग्जिस्ट करता था, बट करता था, ठीक है।
विजयनगर एम्पायर का जो स्टार्टर है, उन जो फाउंडर है वो लोग हरिहरन बुक्का है, ठीक है, दो भाई थे हरिहरन बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब फैक्ट पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम स्टोरी देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, ठीक है। तो जो विजयनगर एम्पायर है उसके जो ये फाउंडर है हरिहरन बुक्का, ये एक्चुअली पहले तुगलक डायनेस्टी में एज अ फाइटर, एज अ जनरल होंगे, फाइटर होंगे तुगलक डायनेस्टी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, तुगलक डायनेस्टी में क्या किया था, इन्होंने मुगल साम्राज्य को मान लिया था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था, ठीक है, कन्वर्ट हो गए थे। फिर क्या हुआ कि कन्वर्ट हुए तो उधर जो तुगलक डायनेस्टी गिरी, मतलब तुगलक डायनेस्टी के वीक राजा आए और तुगलक डायनेस्टी खत्म हुई, तो उसके बाद इनकी मुलाकात एक गुरु से हुई। गुरु का नाम था विधर्ना, याद रखिएगा, गुरु विधारना, ठीक है। स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। विधारण्य, विधारण्य बोलिए, विधारण्य बोलिए, गुरु थे इनके, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के थोड़ा माफी चाहूंगा, ठीक है। और इनसे मिलने के बाद इन्होंने आशीर्वाद लिया इनसे, और इन्हीं के कहने पे इन्होंने वापस हिंदू धर्म को अपनाया, और हिंदू धर्म को अपना के ये विजयनगर एम्पायर को अलग किया तुगलक डायनेस्टी से, और यहाँ पे राज करना शुरू किया। तो पहले विजयनगर बहुत ही छोटे एरिया में रहता था, ठीक है, हरिहरन बुक्का के टाइम पे जब उन्होंने शुरू किया था, ठीक। विजयनगर का वास्तविक जो अर्थ है, विजयनगर, आप लोग खुद देखिए, विजय का मतलब होता है जीत, और नगर का मतलब होता है शहर, ठीक है। तो जीत का शहर, ठीक है, इसका नाम है विजयनगर का, जीत का शहर, जीता हुआ शहर विजयनगर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग थोड़ा फैक्चुअल पढ़ते हैं, क्योंकि जो मैं एग्जाम में पूछा जाना है, ज्यादा फैक्चुअल पूछा जाना है, तो उसके बारे में थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर जो था वो 4 डायनेस्टी में डिवाइडेड था, वो कोई एक डायनेस्टी नहीं थी, मतलब शुरुआत तो इन्होंने कर दी, ठीक है, इसके बाद ये 4 डायनेस्टी में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, इनके बाद ऐसा करके। तो जो पहली डायनेस्टी थी वो थी संगम डायनेस्टी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जो पहली डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की वो थी हमारी संगम डायनेस्टी, ठीक है। संगम डायनेस्टी साउथ वाली नहीं, ये भी साउथ की है, बट ये विजयनगर के अंडर में थी संगम डायनेस्टी। वो संगम कब था, पांड्या के टाइम पे, वो तेलुगु लिटरेचर का वहां पे क्या हुआ था कि समागम हुआ था, तो उसको संगम बोलते हैं। ये इनका डायनेस्टी का नाम संगम है, ठीक है। 1336 से 1485 तक, 1485 तक ये संगम डायनेस्टी इनकी चली, ठीक है। इसमें जो मेन इनका झगड़ा होता था वो बहमानी और विजयनगर एम्पायर के बीच में होता था, बहमानी किंगडम से होता था, रायचूर दोआब के लिए। रायचूर दोआब क्या है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, पहले कृषि मेन होती थी, तो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है रायचूर दोआब, उसी के लिए इनकी हमेशा मोस्टली बहमानी किंगडम से झगड़ा होता रहता था, फाइट होता रहता था। बहमानी किंगडम चाहते थे कि हम उसको कब्जा कर लें, ये चाहते थे कि हम कब्जा कर लें, तो इसलिए इनका झगड़ा होता रहता था बहमानी किंगडम से, ठीक है। और इनका झगड़ा क्या होता था, इनका झगड़ा होता था मदुरई के सुल्तान से। मदुरई के सुल्तान से क्यों झगड़ा होता था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है और मराठा वॉर के लिए, जो महाराष्ट्र का एक प्लेस है मराठा वॉर, और कृष्णा गोदावरी के बीच का जो डेल्टा वो भी फर्टाइल लैंड था, तो इसके लिए इनकी लड़ाई होती थी विजयनगर की, किससे, मदुरई के सुल्तान से, ठीक है, मदुरई के सुल्तान से। तो 2 लड़ाई हम लोग को याद रखनी पड़ेगी कि रायचूर दोआब के लिए किससे होता था इनका, रायचूर दोआब के लिए तुंगभद्रा नदी के पास है, कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में बहमानी से होता था, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए किससे होता था, मदुरई के सुल्तान से, ठीक है, याद रखिएगा, विजयनगर एम्पायर की लड़ाई थी, ठीक है। अब इनके जो सबसे मेन प्रतापी राजा हुए संगम डायनेस्टी के विजयनगर के, वो देवराय फर्स्ट हुए, ठीक है। देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक डैम बनाया, उस टाइम पे इन्होंने डैम बनाया तुंगभद्रा नदी के ऊपर, देवराय फर्स्ट ने, ठीक है। देवराय फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या था, 1406 से 1422 तक, सॉरी, ठीक है, इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पे डैम बनाया, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसने तुंगभद्रा नदी पर डैम बनाया, तो देवराय फर्स्ट। किस डायनेस्टी से आते हैं, संगम डायनेस्टी, विजयनगर, ठीक है। अब इन्हीं के टाइम पे निकोलो कॉन्टी, एक फॉरेन ट्रैवलर था निकोलो कॉन्टी, उसने विजिट किया देवराय फर्स्ट के टाइम पे, ठीक है। फिर इनके जो सेकंड राजा हुए वो थे हमारे देवराय सेकंड, ठीक है, इन्हीं के बच्चे देवराय सेकंड, इनके लड़का, वो 14 से 23 से 1446 तक, 1423 से 1446 तक उन्होंने राज किया, ठीक है। इनकी सबसे मेन विशेषता मानी जाती है कि इन्होंने मुस्लिम्स को अपने आर्मी में एम्प्लॉय किया क्यों, इसका रीजन होता है कि जो मुस्लिम थे, जो टर्किश थे और ईरानियन मंगोल, वो लोग घोड़े पे राइड करते करते तलवारबाजी और तीर धनुष जानते थे, तो इससे बहुत प्रभावित हुए। तो इन्होंने मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में क्या किया, एम्प्लॉय करना शुरू किया। और जब इन्होंने मुस्लिम को आर्मी को एम्प्लॉय किया तो उन्होंने क्या किया, उनको जमींदार बनाना शुरू किया, जमींदार एकता प्रथा लागू की, उनको पेमेंट नहीं देते, उनको लैंड देते थे, वो लोग लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, और लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करके वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, और इनके आर्मी में लड़ाई करने आते थे, ठीक है। इन्होंने अपने आप को गज बेटकरा नाम रखा। गज बेटकरा मतलब कि श्रीलंका भी इनको ट्रिब्यूट देता था, इन्होंने हाथी को मारा, इसका नाम इन्होंने अपना गज बेटकरा रख दिया, और श्रीलंका तक इनका इन्फ्लुएंस था, श्रीलंका भी आके इनको ट्रिब्यूट देता था, ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना नाम गज बेटकरा रख दिया, ठीक है। इनके टाइम पे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अब्दुल रजाक, एक फॉरेन ट्रैवलर था अब्दुल रजाक, उसने विजिट किया देवराय सेकंड के टाइम पे। तो देवराय फर्स्ट के टाइम पे निकोलो कॉन्टी आया, देवराय सेकंड के टाइम पे अब्दुल रजाक आया, ठीक है, याद रखिए आप लोग। अब इनके टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस पोएट है वो है डिंडीना, याद रखिएगा, डिंडीना इनके यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट है, सबसे इंपॉर्टेंट फेमस है डिंडीना, ठीक है। और दूसरा इनके क्या थे, श्रीनाथ, एक इनके राइटर थे श्रीनाथ, जिन्होंने लिखा कवि सार्वभौम, कवि सार्वभौम इनका, उन्होंने एक बुक लिखी कवि सार्वभौम, उनका नाम था श्रीनाथ, याद रखिएगा। ऐसे हमारी जो पहली संगम डायनेस्टी है वो खत्म हुई, ठीक है, विजयनगर एम्पायर की। अब जो सेकंड डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर की है वो है सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी 1486 से 1505 तक रही, 1486 से 1505 तक, ठीक है। सलुवा डायनेस्टी
के जो फाउंडर थे उनका नाम था सलवा नरसिम्हा, ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम था, सलवा नरसिम्हा फाउंडर थे सलवा डायनेस्टी के, ठीक है, आफ्टर संगम डायनेस्टी, ठीक। तो सलवा डायनेस्टी के और दो राजा जो जिनका नाम हमें मिलता है टेक्स्ट में और इंस्क्रिप्शन में, वो तो एक तो तिरुमल 1491 में उन्होंने राज किया, और उसके साथ एक थे इनामडी नरसिम्हा, ठीक है, इनामडी नरसिम्हा याद रखिएगा, जिन्होंने 1491 से 1505 तक राज किया। तो बस 3-4 राजा ही सुलवा डायनेस्टी के विजयनगर के थे, ठीक है। अब इनमें याद रखेंगे जो सुलवा डायनेस्टी है, इसके टाइम पे वास्को डिगामा ने लैंड किया था, कहाँ पे, भारत की भूमि पे, कहाँ पे, कालीकट के तट पे वास्को डिगामा ने लैंड किया था। सुलवा डायनेस्टी तब राज कर रही थी, ठीक है, कब, 1498 में, ठीक है। तो दो डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो तीसरी डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर की थी वो थी तुलवा डायनेस्टी। तो पहले हमारा संगम, फिर सुलवा, फिर तुलवा, ठीक है। तुलवा डायनेस्टी 1505 से 1570 तक इसने राज किया, ठीक है। इसके जो मेन प्रोमिनेंट राजा थे वो थे वीर नरसिम्हा, ठीक है, वीर नरसिम्हा 1505 से 1509 तक उन्होंने राज किया, 4 साल वो फाउंडर थे वीर नरसिम्हा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुआ विजयनगर एम्पायर का वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 20 साल तक राज करते हैं, ठीक है। बाबर के कंटेम्प्रेरी होते हैं, मतलब उस टाइम नॉर्थ इंडिया में बाबर राज कर रहा था, और बाबर ने अपनी बुक तुझके बाबरी में, ठीक है, इनका नाम लिखा है कृष्णदेव राय का कि वो बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा थे, उनसे अगर मैं युद्ध करता तो मैं हार जाता, उनसे बड़ा राजा मैंने दुनिया में नहीं देखा, ये बाबर ने अपनी बुक में लिखा था, ठीक है। इनके राज में अल्बुकर्क आया, ठीक है, जो कि पोर्तुगीज ट्रैवलर था, अल्बुकर्क आया। इन्होंने ओडिशा को जीता गजपति रूलर्स को हरा के, ठीक है, क्या किया इन्होंने, ओडिशा को जीता गजपति रूलर्स को हरा के, ठीक है, याद रखिएगा। और जब इन्होंने ओडिशा को जीता तो इन्होंने अपने लिए टाइटल रखा क्या, यवनराज, ठीक है, अभिनव भोज, आंध्र भोज पितामह, इन्होंने अपने नाम में क्या रखा है, यवनराज, अभिनव भोज, आंध्र भोज पितामह। तो अगर पूछता है कि ये टाइटल किस राजा के, तो आप लोग कृष्णदेव राय, विजयनगर, तुलवा डायनेस्टी, ठीक है। इनके टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस कोर्ट पोएट इनके टाइम पे रहते थे जिनको अष्टदिग्गज बोला जाता था, ठीक है, पेदन्ना, तिम्मया, भद्रमूर्ति, धुरजति, मल्लन, राजू, सुरोना, तेनाली रामा, ठीक है। तेनाली रामा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं, बट बाकी भी अष्टदिग्गज इनके कोर्ट पोएट्स थे जो कि तमिल लिटरेचर के बहुत ही बड़े बड़े पोएट थे, बहुत बड़े रचयिता थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। इनके टाइम पे बारबोसा और डोमिंगो पीस दोनों विजिट किए कृष्णदेव राय के टाइम पे विजयनगर एम्पायर को, बारबोसा और डोमिंगो पीस, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कौन कौन विजिट किया, बारबोसा, डोमिंगो पीस और अल्बुकर्क से इनकी दोस्ती थी, ठीक है, याद रखेंगे। इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं कि जो ये कृष्णदेव राय थे, जो मैंने यहाँ पे नोट में मेंशन नहीं किया, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ अपनी तरफ से, जो ये कृष्णदेव राय थे, ठीक है, इन्होंने किताब भी लिखी थी, ठीक है, 2 किताब इन्होंने लिखी थी, 2 बुक्स लिखी थी। पहली बुक थी अमुक्त माल्यदा, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अमुक्ता माल्यदा, ठीक है, याद रखिएगा पहली बुक इनकी, ठीक। और जो इनकी दूसरी बुक थी वो थी जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। इन्होंने 2 बुक लिखी, किसने, कृष्णदेव राय ने, याद रखिएगा। इन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था नागलापुरम, क्या नाम था, नागलापुरम, शहर की स्थापना की नागलापुरम, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 टेंपल बनाई, याद रखिएगा 3 टेंपल बनाई। कौन कौन से टेंपल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आप लोग को जिस्ट दे देता हूँ। विरूपाक्ष टेंपल, ठीक है, विठ्ठल टेंपल और वीरभद्र टेंपल, ठीक है। वीरभद्र टेंपल हमारी लेपाक्षी में है, विरूपाक्ष टेंपल हमारी पथडकल में है, ठीक है, और विठ्ठल टेंपल हमारा उधर साउथ में, कर्नाटका साइड में, ठीक है। तो 3 टेंपल इन्होंने बनवाया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक महानवमी डब्बा नाम की जगह बनाई, क्या नाम बनाई, यार रख लीजिएगा आप लोग, महानवमी डब्बा में करते क्या थे कि ये लोग 9 दुर्गा की ये पूजा करते थे, ये बहुत बड़े भक्त थे दुर्गा जी के, आदिशक्ति जगदम्बा के, तो 9 दुर्गा की पूजा करते थे, सेक्रीफाइस प्रेयर जो भी इनको करना होता था ये महानवमी डिब्बा पे ही करते थे, ठीक है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कृष्णदेव राय के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। जैसे मुगल डायनेस्टी में अकबर इंपॉर्टेंट है, मौर्यन में अशोका, वैसे ही हमारे में गुप्ता में वो हमारे समुद्रगुप्त, और यहाँ पे हमारे कौन, कृष्णदेव राय विजयनगर के, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। अब कृष्णदेव राय के बाद जो उनके और प्रोमिनेंट राजा हुए तुलवा डायनेस्टी के, वो थे अच्युत देव राय, ठीक है, अच्युत देव राय उनके बेटे थे। 1529 से 1542 तक इन्होंने राज किया। और नूनिज एक ट्रेडर था, हॉर्स ट्रेडर, वो पोर्तुगीज से आया इंडिया में, क्या नाम था, नूनिज क्या था, हॉर्स ट्रेडर था। और हॉर्स ट्रेडिंग में, ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग में ये लोग बहुत बिलीव रखते थे, क्योंकि इनको युद्ध लड़ना होता था, तो पुर्तगाल से, ईरान से, इराक से बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े ये लोग क्या करते थे, मंगाते थे अपने, ठीक है। इनके टाइम पे
कुदिराई चेतीज होते थे। कुदिराई चेतीज को लोग हॉर्स ट्रेडर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? हॉर्स ट्रेडर्स। नुनीज हॉर्स ट्रेडर ही था जो पोर्तुगीज में आया था, तो ये भी एक कुदिराई चेती हुआ। याद रखिएगा क्या नाम हुआ? कुदिराई चेती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीज जो वो बोल रहा हूँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इनके राजा हुए, जो लास्ट भी उनको बोल सकते हैं, वो थे हमारे वेंकट फर्स्ट। 1542 में गद्दी पे बैठे, और सदाशिव राय 1543 से 76 तक लोग कहाँ पे बैठे? गद्दी पे बैठे। ठीक है, 1543 से 1576 तक। ठीक है, फिर जो हमारे विजयनगर एम्पायर है उसकी एक लड़ाई बहुत ही फेमस, बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी बोलते हैं उसको हम लोग, बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी। 23 जनवरी 1965 लिखा है, सॉरी 1665 में लड़ाई होती है, 23 जनवरी 1665 में। ठीक है, जिसमें बहामानी किंगडम्स वर्सेस विजयनगर में होती है, जिसमें बहामानी किंगडम जीत जाते हैं। और इनके जो लास्ट राजा होते हैं, उनका जो मंत्री होता है, सदाशिव राय का जो मंत्री होता है राजा राम, उसको मार दिया जाता है और सदाशिव राय को बंदी बना दिया जाता है, मार दिया जाता है, वो अप टू भवानी किंगडम। ठीक है, इस तरह विजयनगर एम्पायर का पतन हो जाता है। ठीक है, राजा राम कौन था? प्रेसिडेंट था, मास्टरमाइंड था बहामानी और सब में फूट डालने के लिए। ठीक है, इसकी स्टोरी में जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बहामानी किंगडम तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा विजयनगर एम्पायर खत्म होता है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का तुलवा डायनेस्टी खत्म होती है। अब हमारी जो लास्ट डायनेस्टी बचती है अरावडू डायनेस्टी। ठीक है, ये 1570 से 1650 तक राज करती है। ठीक है, सदाशिव राय जो इसके राजा रहते हैं वो कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ से? विजयनगर से शिफ्ट करके कहाँ ले गए? पेनुगोंडा कर देते हैं। लास्ट रूलर थे ये। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये रहते हैं, सदाशिव राय रहते हैं। ठीक है, अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख रहे थे हम लोग विजयनगर एम्पायर के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी इन विजयनगर एम्पायर। तो सबसे जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसको मंडलम बोलते थे, जो शहर होता था उसको नाडु बोलते थे, जो गांव होता था उसको ग्राम बोलते थे। याद रखिएगा, मंडलम, नाडु, ग्राम। ठीक है, नयनकार सिस्टम था जिसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसको नयनकार सिस्टम बोलते थे। और अयंकार सिस्टम होता था जिसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अयंकार सिस्टम बोलते थे। अयंकार सिस्टम जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें 12 लोगों का ग्रुप होता था। ठीक है, इनके टाइम में गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए गए। गोल्ड कॉइन्स को पगोडास बोला जाता था या फिर वराहास बोला जाता था। याद रखिएगा, पगोडास और वराहास गोल्ड कॉइन को। पर्ता जो होता था वो वराह का हाफ होता था, मतलब पर्ता जो कॉइन होता था वो वराह का हाफ होता था, और जो फनम होता था वो पर्ता का 1/10 होता था। तो आप लोग ऐसे याद रखिए कि सबसे बड़ा पगोडा, फिर वराह का 1/2 मतलब 50% क्या होता था? पर्ता, और पर्ता का 1/10 होता था फनम। ठीक है, याद रखिएगा, ये करेंसी थी, उनकी करेंसी का मेजरमेंट था उनका। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स निकाला, इसको उन्होंने तार बोला, और कॉपर कॉइन निकाला, इसको जीतल बोला। याद रखिएगा, ऊपर सारे गोल्ड कॉइन्स थे, नीचे जो सिल्वर कॉइन्स को तार बोलते थे और कॉपर कॉइन को जीतल बोलते थे। ठीक है, कुछ फेमस टेम्पल्स विजयनगर एम्पायर में कंस्ट्रक्ट हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विट्ठल स्वामी टेम्पल ऑलरेडी बता चुका आपको मैं। हजारा रामा टेम्पल हम्पी में है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें रामायण और महाभारत दीवार पे बनाए गए हैं, पत्थर को काट काट के। ठीक है, तदप्तरी और पार्वती टेम्पल चिदम्बरम में बनाया गया है। वरादराज टेम्पल एकाम्बरनाथ टेम्पल कांचीपुरम में। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेम्पल्स थे जो विजयनगर एम्पायर द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो ये तो हमारी विजयनगर की इन्फॉर्मेशन। 2-3 इन्फॉर्मेशन मैं आपको और प्रोवाइड करना चाहूंगा, तो आप लोग प्लीज उसको मेंशन करिएगा। थोड़ा रटना है, वो रोट लर्निंग है, बट प्लीज आप लोग थोड़ा रट लीजिएगा। ठीक है, तो जो विजयनगर एम्पायर है उसमें 3 प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसमें एक है कादी रामपुरम। याद रखिएगा, कदीरामपुरम पहला प्लेस है। दूसरा प्लेस है कमलापुरम, आंटे कमलापुरम वाला सॉरी, कमलापुरम। और तीसरा है नागरहली। ठीक है, नागरहली। तो 3 प्लेसेस कौन कौन सी हैं? कदीरामपुरम, कमलापुरम, नागरहली। तो तीनों याद रखिएगा। मुगल पीरियड की हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है 1526 मतलब 1526 से 1540 पहला पीरियड हमारा चलता है। फिर 1555 से 1857 हमारा दूसरा पीरियड चलता है। तो ये 2 पीरियड में हम लोग मुगल पीरियड को डिवाइड करते हैं, इन्हीं 2 पीरियड में हम लोग मुगल पीरियड को टोटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टर मुगल पीरियड का है वो है कि आप लोग को पहले ही पता होगा, आप लोगों ने कभी तैयारी की होगी, बट नहीं पता तो समझ लीजिए आप लोग 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला यहाँ पे रूलर था मुगल पीरियड का वो थे बाबर। बाबर ने ही मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की इंडिया में। ठीक है, बाबर ने क्या किया? पहले पानीपत फर्स्ट का युद्ध लड़ा 1526 में। पहला युद्ध बाबर का था पानीपत फर्स्ट 1526, जिसके बीच में था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का जो राजा था इब्राहिम लोधी, उसके और बाबर के बीच में पहला युद्ध हुआ पानीपत में, पहला युद्ध 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ठीक है, फिर बाबर का दूसरा युद्ध होता है जो कि खानवा में होता है 1527 में। 26 के बाद 1 साल जस्ट बाद बाबर दूसरा युद्ध लड़ता है खानवा में राणा सांगा के साथ। ठीक है, और उसको ने राणा सांगा को भी हरा दिया। जो राणा सांगा कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा, अभी जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही है। फिर तीसरा युद्ध जो बाबर लड़ता है वो चंदेरी में लड़ता है 1528 में, जस्ट 1 साल बाद। 1527 में उससे खानवा का युद्ध लड़ा था, 28 में चंदेरी की लड़ाई करता है, युद्ध लड़ता है वो। किसको हराता है? वो मेदिनी राय को हराता है। ठीक है, किसके?
मेदिनी राय जो राजा है, चंदेरी के राजा मेदिनी राय को बाबर हराता है, ठीक है, चंदेरी के युद्ध में 1528 में जो लड़ता है, ठीक है। फिर जो आखिरी युद्ध बाबर लड़ता है वो 1529 में रहता है, घाघरा का युद्ध, घाघरा बैटल, जिसमें वो मोहम्मद लोदी को हराता है। लोदी डायनेस्टी का जो राजा रहता है मोहम्मद लोदी, उसको हराता है बाबर घाघरा के युद्ध में 1529 में। और 1530 में देखिए, 1526 में उसने पहले लड़ाई की पानीपत फर्स्ट, फिर उसके बाद खानवा 1527, फिर उसके बाद चंदेरी 1528, फिर उसके बाद घाघरा 1529 और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की, ठीक है। याद रखिएगा पूरा स्टार्टिंग कैसे था, देखिए पानीपत, फिर चंदेरी, फिर उसके बाद माफ करिएगा, पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। तो PKCG याद रखिएगा, PKCG 1526 से 1529 तक, एंड लास्ट में 1530 में मर जाता है। तो यहाँ तक बाबर की कहानी, ठीक है। बाबर ने ही मुगल डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है, क्या रखी, नींव रखी मुगल डायनेस्टी की। और बाबर जीता कैसे, बाबर जीतने का दो रीजन थे बाबर के इन सब राजाओं से। पहला रीजन ये था कि उसने जो एरिया था जहाँ पे सब पत्थर है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ है, उसका पूरा यूज किया, पहला पूरा यूज किया। दूसरा उसकी बर्बरता मतलब वो टर्किश था, ठीक है। तो मारने काटने का बहुत उसको मतलब होता नहीं कि दिल में कोई खौफ नहीं था, समझ लीजिए। यहाँ के जो हमारे हिंदुस्तान के राजा थे ये नियमों के पक्के थे, वादों के अपने पक्के थे। तो ये लोग शाम ढलने के बाद युद्ध ना करना, निहत्थे पे वार ना करना, ये सब इनके अंदर रॉयल्टी थी। बाबर के अंदर कोई ये सब चीज़ नहीं थी, उसको बस युद्ध जीतना था एनी हाउ। तो उसने इन लोग को दूसरी जो मेन रीजन था उससे हराया। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, उसकी जो वेपन एंड आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, आर्मी का मोरल बहुत ज़्यादा था। और वेपन उसने आर्टिलरी यूज़ की थी, जो पत्थर फेंकते हैं वो, और जो ऐसा जो तीर आती, जो ऐसा मशीन वाली तीर उस टाइम पे होती थी, मतलब ऐसा लकड़ी की ऐसा होता था तीर, और उसमें लोहा लगा होता था, खींचो तो एक साथ बहुत सारी तीरें निकलती थी, ठीक है। तो ये सब वेपन्स भी बाबर ने यूज़ किए थे युद्ध में, ठीक है। फिर हम लोग क्या याद करेंगे, बाबर के एक चीज़ और याद रखेंगे कि बाबर ने गन पाउडर का यूज़ किया था और आर्टिलरी का यूज़ किया था इंडिया में। आपको ऑलरेडी बता ही रहा था ये चीज़ कि बाबर ने पहली बार गन पाउडर और आर्टिलरी का यूज़ किया था, जिसकी वजह से हमारे राजाओं की बहुत बुरी हार हुई, ठीक है। बाबर ने लिखा, दो किताबें लिखी, पहला तुज़ुक बाबरी तुर्की में लिखा हुआ है, और राइसल आइसवाज, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, रिसल आइसवाज लिखा उसने, लेटर्स ऑफ बाबर, मतलब बाबर के जो खत हैं उनका नाम है रिसल ई उसवाज, और तुर्की बाबरी तुर्की में लिखा, ठीक है। जो कि तुर्की जो बाबरी उसका आत्मकथा है, बायोग्राफी है, उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, किसने, खाने खाना ने, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने उसका ट्रांसलेशन किया पर्शियन में, टर्की में लिखा हुआ था तुर्की बाबरी का, ठीक है। फिर बाबर का जो लड़का हुआ, बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ, बाबर का लड़का वो था हुमायूं। हुमायूं 1530 पे गद्दी पे बैठा और 1540 तक उसका पहला राज था, 10 साल। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया, फिर वो भाग गया काबुल मुल्तान, वापस से यहाँ पे घूम टहल के, मतलब छुपा मारा फिरा। फिर 1555 में जब शेरशाह की मृत्यु होगी वापस आया, और उसके बाद 1555 से 1556 एक साल राज किया, फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो हुमायूं का टाइम पीरियड कैसे बीतता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। उसको हार मिली शेरशाह सूरी के द्वारा, कहाँ, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, ठीक है। तो बाबर 1530 में मरा, 1539 तक हुमायूं ने राज किया, और शेरशाह ने उसे 1539 में बैटल ऑफ चौसा में हरा दिया, ठीक है। फिर दूसरा बैटल ऑफ हुमायूं हार नहीं माना, एक साल बाद फिर बैटल करने का, कहाँ पे, कन्नौज में, बिलग्राम में, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज, कब, 1540, ठीक है। दोनों एक ही बैटल है, दोनों का नाम रखेगा, बिलग्राम या कन्नौज, ठीक है। 1540 में, जिसमें वो फिर हारा शेरशाह सूरी के हाथों, और वो भाग गया कहाँ पे, मुल्तान, ठीक है, उधर अपने पिताजी के साइड भाग गया वो, ठीक है। उसकी जो बायोग्राफी है, हुमायूं की बायोग्राफी, हुमायूं नामा उसका नाम है, हुमायूं नामा, ठीक है। उसको किसने लिखा, उसकी बहन गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा की बायोग्राफी गुलबदन बेगम ने लिखी, उसकी बहन थी वो, ठीक है। अब उसके टाइम पे बना क्या क्या वो देखेंगे हम लोग। उसने दीन पनाह बनाया दिल्ली में, क्या बनाया, दीन पनाह क्या था, लाइब्रेरी थी, याद रखिएगा, लाइब्रेरी थी दीन पनाह, और उसी में वो पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से नीचे गिरा, उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। बाबर की पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से मृत्यु होगी गिर के, ठीक है। इसमें इन हुमायूं के टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मीर सैयद और अब्दुल समद दो पेंटर थे, जिसके कोर्ट में रहते थे, सॉरी पोएट नहीं, कोर्ट में रहते थे, मीर सैयद एंड अब्दुल समद, याद रखिएगा, दोनों का नाम पेंटर थे, ठीक है। फिर अब क्योंकि 1539 में हुमायूं हार चुका था, लास्ट बैटल 1540 में हुई थी, ठीक है, बिलग्राम, उसमें हुमायूं हार चुका था, तो शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया दिल्ली पे, और सूरी एम्पायर की स्थापना की, जो कि अफगान रूलर था शेरशाह सूरी, ठीक है। बाबर कहाँ था, टर्किश था, और ये कहा था, अफगान था, मतलब हुमायूं टर्किश हुआ, मुगल हुआ, ये अफगानी हुआ, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का राज चलता है 1540 से 1545, 5 साल ये राज करता है, ठीक है। इसने क्या किया, हुमायूं को डिफीट किया, राजा बना, ठीक है। फिर इसने क्या क्या किया, इसने मालवा को कैप्चर किया 1542 में, रणथंबोर को कैप्चर किया 1542 में, रायसेन को कैप्चर किया 1543 में, मारवाड़ को कैप्चर किया 1542 में, चित्तौड़ को कैप्चर किया 1544 में, और कलिंजौर को कैप्चर किया 1545 में। तो अगर ऐसा आता है क्रोनोलॉजिकली ऐसा अरेंज करें कि शेरशाह सूरी ने किन किन को पहले कैप्चर किया, तो आप ऐसे याद रखेंगे, मालवा, रणथंबोर, रायसेन, मारवाड़, चित्तौड़ एंड कलिंजौर, ठीक है, याद रखिएगा। जो शेरशाह सूरी है उसकी मृत्यु हो गई 1545 में, ठीक है। और
शेरशाह सूरी ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे जिसके हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है। पहला उसने क्या किया था, उसने रुपया इंट्रोड्यूस किया और वेट एंड मेजर्स को फिक्स किया, मतलब उनकी मापन शैली को फिक्स किया, मतलब 1 किलो 1000 ग्राम, तो हाँ 1000 ग्राम, ठीक है, उसने फिक्स कर दिया ये चीज़, ठीक है। और रुपया इशू किया, ठीक है, पहली बार किसी रुपया इशू किया, कौन था वो, शेरशाह सूरी था, ठीक है। और उसने क्या क्या किया सॉरी उसने ग्रैंड ट्रक रोड बनाया, जीटी रोड, पेशावर से कलकत्ता, जो हम लोग अभी जीटी रोड ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं, पेशावर से कलकत्ता शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। लैंड टैक्स कितना लेता था, 1/3 लैंड टैक्स लेता था शेरशाह सूरी और पीजेंट्स को पट्टा देता था, क्या देता था, पट्टा, मतलब इतने दिनों तक आपका पट्टा होगा, इतने आप उस पर करो और जो भी मुनाफा होता है उसका 1/3 शेरशाह सूरी को दो, ठीक है। पुराना किला, दिल्ली का जो पुराना किला है उसको बनवाया, आजकल तो बहुत गलत वे में फेमस है वो, लवर्स पॉइंट हो गया है, बट दिल्ली का जो पुराना किला है उसे शेरशाह सूरी ने बनवाया, ठीक है। एसआई साइट्स हैं वो, ठीक है। अब शेरशाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं वापस आया था एंड उसने राज किया था, बट हुमायूं की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा था अकबर, जिसको हम लोग हिस्टोरियंस अकबर द ग्रेट बोलते हैं, मुगल शासक जो थोड़ा लिबरल था इसलिए उसको अकबर द ग्रेट बोला गया, ठीक है। वो गद्दी पे बैठा 1556 में और 1605 तक वो राजा बना रहा, ठीक है। अकबर मुगल साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा लिबरल, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा दयालु एंड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल राजा रहा, ठीक है। शेरशाह की डेथ के बाद हुमायूं ने एम्पायर को रिगेन किया था, तब अकबर 14 साल का, ठीक है। और उसकी डेथ हो गई हुमायूं की, जैसा कि मैंने बताया सीढ़ियों से गिर के उसकी डेथ हो गई थी हुमायूं की, ठीक है। तब अकबर 14 साल का था, तो उसका जो संरक्षक था बैरम खान नाम था उसका, जिसने अकबर को संरक्षक किया, मतलब 14 साल पे उसको राजा बनाया, बट मेन युद्ध करता, उसकी देखभाल करता, उसका संरक्षण करता बैरम खान था, ठीक है। अकबर के टाइम पे नवरोज फेस्टिवल शुरू हुआ, इतना याद रखिएगा, अकबर ने हिंदुओं का जो नवरोज फेस्टिवल है उसको शुरू करने का, बट नवरोज फेस्टिवल हिंदुओं का नहीं था, हिंदुओं को बोला इसलिए जाता है कि ये पारसियों का था, किसका था, पारसियों का, जिससे जो हमारे रतन टाटा जी हैं पारसियों का था ये नवरोज फेस्टिवल, उसको मनाना शुरू किया, ठीक है। अब अकबर के टाइम पे क्या हुई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल कब हुई थी, बाबर के टाइम पे 1526 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 में हुई, ठीक है। किसके बीच, हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ा था, ठीक है। हेमू और अकबर के बीच में बैरम खान लड़ा था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर जीता, ऑब्वियसली तभी राजा रहा वो, ठीक है। फिर उसके बाद मेवाड़ के जो राजा थे राणा उदय सिंह 1537 से 1572 और उनके बेटे राणा प्रताप 1572 से 1597 तक बैटल लड़े हल्दी घाटी। हम लोग नाम सुने होंगे महाराणा प्रताप का, ये वही राणा प्रताप जी हैं हमारे, ठीक है, पूर्वज, हमारे कुल गौरव महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 तक उन्होंने मुगल साम्राज्य को बहुत ज्यादा परेशान किया। बैटल लड़ा अकबर से, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसका एंड 1576 हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो गई। और इनके अगेंस्ट लड़ने वाला कौन था, हिंदू क्षत्रिय मान सिंह, ठीक है। मान सिंह कौन थे, अकबर के अंडर उनके सेनापति थे जो राणा प्रताप के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है, अकबर की तरफ से, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज आप, ठीक। अब अकबर के शासनकाल में अकबर के कोर्ट में 2 पेंटर थे, कौन थे, दसवंत एंड बासवान, याद रखिएगा, बासवान और दसवंत 2 पेंटर थे अकबर के कार्यकाल में, ठीक है। अकबर ने कॉन्कर क्या क्या किया, किस तरीके से किया, इसको आप लोग सोचिएगा। चित्तौड़ कॉन्कर किया उदय सिंह से, तो मतलब अगर पूछे कि चित्तौड़ के राजा कौन थे अकबर के टाइम पे, तो उदय सिंह थे। रणथंबोर कॉन्कर किया सुरजान से, तो अगर पूछे कि रणथंबोर का राजा कौन था, तो सुरजान। मारवाड़ कैप्चर किया चंद्रसेन से, तो अगर मारवाड़ का राजा कौन था, चंद्रसेन। गुजरात कैप्चर किया बहादुर शाह से, तो गुजरात का राजा कौन था, बहादुर शाह, ठीक है। अब अकबर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं हम लोग। उसने दीन इलाही नाम का नया धर्म स्थापित किया 1581 में, जिसमें उसने दीन इलाही अपना खुद को बोला, और इकलौता जो उसको फॉलो करने वाला था वो हिंदू राजा था बीरबल। हिंदू जो जिसने दीन इलाही धर्म को फॉलो किया वो था बीरबल। दीन इलाही शुरुआत कब हुई, 1581 में, किसने किया, अकबर ने, याद रखिएगा, ठीक है। 1562 में उसने स्लेव कन्वर्जन को समाप्त कर दिया, ठीक है। 1563 में उसने पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म कर दिया, जो हम लोग घूमने दर्शन करने जाते हैं उस पर टैक्स लगता था, उसको खत्म कर दिया उसने। और यहाँ पे स्लेव कन्वर्जन को खत्म कर दिया कि आप कोई स्लेव कन्वर्ट नहीं होगा, स्लेव नहीं बनाएंगे आप किसी को, ठीक है। जो जजिया चली आ रही थी हमारी 1564 में उसने जजिया समाप्त किया, और 1574 में मनसबदारी व्यवस्था लागू की, ठीक है। राजा तोडरमल ने के कहने पर उसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। 1575 में 1575 में उसने इबादत खाना नाम की जगह बनाई, ठीक है, जहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग आते थे, उनसे वो डिस्कशन करता था, उनसे वो तर्क वितर्क करता था, अपनी ज्ञान की बढ़ोतरी करता था, ठीक है। अकबर के टाइम पर क्या क्या बिल्ड हो हम देख लेते हैं। फतेहपुर सिकरी, आगरा इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला और हुमायूंस टॉम्ब जो कि दिल्ली में में बिल्ड की गई, याद रखिएगा कौन सा, फतेहपुर सिकरी, आगरा और इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, हुमायूंस टॉम्ब, ये सब अकबर के टाइम पे बिल्ड हुआ, ठीक है। अब अकबर के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस नवरत्न थे, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमने पढ़ा था अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, वैसे यहाँ पे कौन थे, नवरत्न थे। नवरत्न में कौन कौन थे ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे, इनमें से वन ऑफ द कौन से सही है कौन से नहीं, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे। पहले थे बीरबल,
अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मान सिंह, तानसेन, खाने खाना, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। अब याद रखें कौन कौन से। बीरबल आप लोग को पहले अकबर बीरबल की कहानी आपको पता होगा। मान सिंह अगेंस्ट हमारे राणा प्रताप जी। तानसेन बहुत बड़े सिंगर म्यूजिशियन। टोडरमल अभी बताया मैंने, ठीक है। अबुल फजल पेंटर, फैजी पेंटर, भगवान दास पेंटर, मुल्ला दो प्याजा कवि, खाने खाना थे हमारे प्यारे तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, हनुमान चालीसा लिखी, बजरंग बाण लिखा, वो अकबर के शासनकाल के ड्यूरेशन में थे। अकबर ने उनको एक बार कैद कर लिया जेल में और उन्होंने बोला अगर तुम्हारे भक्ति में इतनी शक्ति है तो मैं प्रूव करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने उसी जेल में बैठ के हनुमान चालीसा लिखा था और हनुमान चालीसा का पाठ करते ही इतने सारे बंदर कोर्ट में आ गए थे। एक फिक्शन स्टोरी है, बताई जाती है, लिखी है इतिहासों में, हम लोग वहाँ पे थे नहीं, पता नहीं, बट हाँ जहाँ तक मुझे पता है हनुमान चालीसा की पावर हो सकता है, 100% हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। भूत भाग जाते तो बंदर आना तो नॉर्मल सी बात है। फिर जो नेक्स्ट राजा हुए अकबर के बाद वो थे जहांगीर। 1605 में वो गद्दी पे बैठे और 27 तक रहे, 1627 तक रहे, 1605 तक बैठ के, ठीक है। जहांगीर का दूसरा नाम सलीम भी था, याद रखेंगे आप लोग, अनारकली एंड सलीम वाले, ठीक है। इन्होंने जंजीर अदाल एक चीज स्थापित की, चेन ऑफ जस्टिस, सोने की जंजीर होती थी जो बाहर ऐसे लगी होती थी, कोर्ट तक आती थी, जो उसको बजा देता था घंटी, उसको वो सुनते थे कोर्ट में बुला के, ठीक है। सॉरी। उनकी वाइफ थी मीरुन्निसा, उनको पातशाह बेगम कहा जाता था, बादशाह की बेगम मीरुन्निसा, पातशाह बेगम, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में 1608 में विलियम हॉकिंस आया इंडिया, जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। बट इन्होंने उसको ऑर्डर नहीं दिया व्यापार करने का, आके मिलके चला गया देख दाख के। फिर 1615 में थॉमस रो आया, जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो आया, ठीक है। अभी के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है कि अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास पेंटर थे तीनों इनके शासनकाल में, जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर का जो शासनकाल वो पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर के तो शाहजहां, बट पेंटिंग के लिए गोल्डन एरा माना जाता है जहांगीर का शासनकाल मुगल टाइम पे, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग, मुगल पेंटिंग्स के लिए सबसे ज्यादा गोल्डन एरा माना जाता है, ठीक है। तो कौन कौन पेंटर थे याद रखिएगा, अब्दुल हसन पूछ लेगा क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास पेंटर थे, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में, ओके। अब जहांगीर ने क्या क्या कैप्चर किया, मेवाड़ कैप्चर किया 1615 में, किससे, अमर सिंह से, याद रखिएगा। जहांगीर ने अमर सिंह से मेवाड़ कैप्चर किया और कांगड़ा फोर्ट कैप्चर किया 1620 में, ठीक है। अपने बेटे खुसराव को मार दिया और गुरु अर्जुन देव को भी मार दिया 1605 में, याद रखिएगा। अपने बेटे खुसराव और गुरु अर्जुन देव को मार दिया, क्योंकि ये खुसराव जो थे ये अपने पिता के अगेंस्ट में खिलाफत करना चाहते थे और अर्जुन देव उनका साथ दे रहे थे। तो जहांगीर ने क्या किया, खुसराव को मरवा दिया और अर्जुन देव को भी मरवा दिया, याद रखिएगा ये चीज। फिर जो जहांगीर के बाद उनका जो नेक्स्ट राजा हुए मुगल डायनेस्टी के, वो थे शाहजहां। इनके बारे में तो सबने सुना होगा, ताजमहल मेकर, बिल्डर, ठीक है। तो शाहजहां 1628 पे गद्दी पे बैठे, 1658 तक रहे, 1628 से 1658 तक शाहजहां रहे गद्दी पे, ठीक है। इनके काल को स्थापत्य कला का, आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा बोलते हैं, ठीक है। ताजमहल बनवाया 1632 से 1653, 20 साल लगे ताजमहल बनने पे। पोर्तुगीज को हराया 1631-32 में, पोर्तुगीज तब आ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, उनको हराया शाहजहां ने, ठीक है। फिर क्या किया शाहजहां ने, गोलकोंडा और बीजापुर को हराया 1636 में, मिला लिया, और अहमदनगर को हरा के 1633 में उसको भी मिला लिया अपने अंदर, मुगल डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। इनके टाइम पे 3 चीजें रखे गया, एक फ्रेंच टैबलर थे बर्नियर और टैवर्नियर, ठीक है। जो बर्नियर थे ये क्या थे, ये थे ज्वेलर, क्या थे, ज्वेलर, ये यहाँ पे वही हीरा जवाहरात आदान प्रदान करते थे। और टैवर्नियर कौन थे, चिकित्सक थे, कौन थे, चिकित्सक, केमिस्ट, चिकित्सक, डॉक्टर, जो आप बोलो, ठीक है। वो इन फ्रेंच ट्रैवलर थे, फ्रेंच से आए थे, ठीक है। दोनों लोग बर्नियर और ट्रेवेनियर शाहजहां के टाइम पीरियड में। और इटालियन ट्रैवलर मनुकी और मुंडी आए थे, याद रखिएगा, मनुकी एंड मुंडी। मनुकी को मनुची भी बोलते हैं कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में, बट आप मनुकी बोलिए, मनुकी एंड मुंडी दोनों इटालियन ट्रैवलर थे जो आए थे, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। अब आर्किटेक्चर बहुत फेमस इन्होंने बनाया, रेड फोर्ट इन्होंने बनवाया, जामा मस्जिद इन्होंने बनाया, जहांगीर स्टॉर्म इन्होंने बनाया, ठीक है। ताजमहल आप लोग को पता ही इन्होंने बनवाया, ठीक है। पिकॉक थ्रोन और जो भी फेमस हम लोग देखते हैं ताजमहल के सामने ब्लैक ताजमहल भी बनवाने वाले थे, बट इनकी डेथ हो गई, इनके लड़के ने इनको जेल बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया, ठीक है। 1666 में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 1666 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जेल में जहाँ थे, और इनको दफना दिया जाता है इनकी वाइफ के बगल, मुमताज महल जी के बगल, जिनका मकबरा आपको ताजमहल में मिल जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। फिर होता है, जैसे जहां शाहजहां जी की डेथ होती है, फिर होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब इनके 4 पुत्र होते हैं, उनमें से 2 दारा सिको बड़ा होता है और औरंगजेब छोटा होता है, ठीक है। तो शाहजहां चाहते हैं कि वो दारा सिको को राजा बनाए, बट औरंगजेब चाहता है कि मैं बन जाऊं। दारा सिको हिंदू धर्म को मानने वाला था, बहुत ज़्यादा वो वेद और रिचुअल्स को पढ़ता था, फॉलो करता, उसको इंटरेस्ट था, और औरंगजेब प्योर मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, ठीक है। तो दोनों में क्लैशेस होते थे। औरंगजेब और दारा सिको के बीच में 3 युद्ध हुए मेन में, सक्सेशन ऑफ वॉर जिनको बोलते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन, सॉरी।
एक धर्मत का युद्ध हुआ, फिर एक उज्जैन का युद्ध हुआ, दोनों 1658 में, ठीक है, दोनों एक ही साल में, 2-3 महीने के गैप पे, ठीक है, दोनों औरंगजेब जीत गया। तीसरा देवराय का युद्ध हुआ अजमेर में 1659 में, वो भी औरंगजेब जीत गया, उसने दारा सिकों की हत्या कर दी, ठीक है, अपने भाई की। अब गद्दी पे बैठता है औरंगजेब, जिसके लिए इतना सारा बवाल हो रहा है आजकल इंडिया में, वो 1658 में बैठा, 1707 में मर भी गया, बट अभी भी मुस्लिम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हिंदू लोग उससे चिढ़ रहे हैं, जो पास्ट का था उसको भूल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दोनों की गलती, ठीक है। उसने खुद का टाइटल लिया आलमगीर और जिंदा पीर, खुद को उसने क्या बोला, जिंदा पीर और आलमगीर, भगवान बता दिया खुद को, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। उसने क्या किया, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई 1675 में, क्योंकि गुरु तेग बहादुर दारा सिकों को सपोर्ट करते थे, इसलिए इन्होंने उसकी हत्या करा दी, ठीक है। और संभाजी, शिवाजी के जो बेटे हैं उनकी हत्या कराई 1689 में, आपने अभी मूवी देखी थी संभाजी की जो मूवी आई थी, ठीक है, विक्की कौशल इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है, संभाजी की उन्होंने हत्या कराई 1689 में, ठीक है। फिर जो अकबर ने जिजिया खत्म कर दी थी, उसने जिजिया फिर से रीइंट्रोड्यूस करी, और नवरोज जो अकबर शुरू किया था मनाना, वो भी स्टॉप कर दिया महल में, ठीक है। और क्या किया इसने, 1663 में सती प्रथा का बैन किया इसने, और हिंदू फेस्टिवल वो मनाना बैन कर दिया, कोर्ट पोएट में उसके राज्य में हिंदू फेस्टिवल नहीं मनेगा 1668 में, ठीक है। फिर क्या किया इसने, 1669 में झरोखा दर्शन बैन कर दिया। झरोखा दर्शन क्या होता था कि जैसे बहुत बड़े बड़े महल होते थे, रानी को बाहर निकलना, दासियों को बाहर निकलना मना था, तो ऐसे ऐसी खिड़कियां बनाई जाती थी, ठीक है, महल में, तो रानियां दासियां यहाँ बैठ के ऐसे झरोखे से देख लेती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, उसको उसने बंद करा दिया, झरोखा दर्शन बंद करा दिया, और म्यूजिक को बंद करा दिया कोर्ट में। जहांगीर के टाइम पे जो म्यूजिक का और आर्ट का बहुत बड़ा केंद्र होता था मुगल एम्परर, मुगल पोएट जहांगीर और अकबर के और शाहजहां के टाइम पे, औरंगजेब ने आते ही म्यूजिक को बंद करा दिया, क्योंकि ये शरिया को फॉलो करता था, प्योर मुस्लिम ट्रेडिशन को फॉलो करता था, ठीक है, उसमें म्यूजिक बैन होती था ही नहीं, वहाँ पे सऊदी अरब में क्या ही म्यूजिक बजाएंगे वो लोग, ठीक है। 1679 में तुलादान को बैन करा दिया। तुलादान क्या होता था कि एक ऐसे तराजू होता था, एक तरफ इंसान बैठता था, एक तरफ उसके बराबर सोना मेटल जो भी आप देना दान करना चाहो वो दान होता था, तो इसके वेट के बराबर यहाँ तक हो जाता है बराबर, तो उसको तुलादान बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तुलादान क्या होता है, एम्परर को वेइंग, देखिए जब मैं को बता रहा था कि राजा जो होता था उसको बैठाते तो उतना वे करके उसको, तो पैसा ही नहीं थे तो क्या तुलादान करता, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। ये तो थी जहांगीर के बारे में। अब सॉरी औरंगजेब के बारे में। अब हमारे जो कुछ लेटर मुगल बचते हैं आफ्टर औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर था बहुत ज़्यादा वीक हो गया, बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर नहीं रहे, ऊपर से इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, ठीक है। तो लेटर मुगल्स कौन कौन से थे हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। बहादुर शाह 1707 में गद्दी पे बैठता है 1712 तक। उसके बाद आता है जहांदार शाह 1772 से 1773, 1712 से 1713 बैठता है जहांदार शाह, 1 साल गद्दी पे बैठता है। सबसे कम समय के लिए जो मुगल एम्परर अगर कोई बना है तो जहांदार शाह बना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बट उसी 1 साल में इसने क्या क्या किया, देखिए, जयसिंह को मिर्जा कह दिया, जजिया को कंप्लीटली खत्म कर दिया, ठीक है, और इजारा प्रणाली जो कि टैक्स है उसको शुरू कर दिया। तो 3 चीज इसने किया जहांदार खान ने, सुनिए ध्यान से, जहांदार शाह ने, सॉरी, जयसिंह को क्या कहा, मिर्जा कहा। अगर क्वेश्चन पूछता है जयसिंह को मिर्जा किसने कहा तो जहांदार शाह, ठीक है। जजिया को एंड कर दिया और इजारी प्रथा का टैक्स प्रणाली शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद जो मेन लीडर होते हैं, मेन राजा होते हैं फर्रुख सियार। 1713 में गद्दी बैठते हैं 1719 तक। वो क्या करते हैं, सैयद ब्रदर्स की मदद करते हैं, ठीक है, सैयद ब्रदर्स की मदद करते हैं फर्रुख सियार, ठीक है। एक ही इन्फॉर्मेशन के बारे में है, वो याद रखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत ही ज्यादा इनका नाम ही रंगीला, बहुत ही ज्यादा चौपट कर दिया मुगल डायनेस्टी को इन्होंने ही। 1719 में गद्दी बैठते हैं, 1748 तक रहते हैं, ठीक है, सॉरी। इन्हीं के टाइम पे नादिर शाह रेड करता है 1738 से 1739 तक, ठीक है, और तख्ते ताज ले जाता है, जिसको पिकॉक थ्रोन शाहजहां ने बनवाया था, उसको उठा ले जाता है, और कोहिनूर भी उठा ले जाता है। कौन, नादिर शाह, ठीक है, अफगान रूलर होता है, आता है, अटैक करता है, पिकॉक थ्रोन कोहिनूर सब उठा ले जाता है, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला डांस देखते देखते मौज करते करते रह जाता है, ठीक है। अब मोहम्मद शाह रंगीला ने 2-3 चीज और भी किया था, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। कुछ फैक्ट्स हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं कराऊंगा, ज्यादा फैक्ट हो जाएंगे इसलिए इस वीडियो में ज्यादा इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो राजा थे वो थे अकबर सेकंड। अकबर सेकंड कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिजनर थे वो, कब से, 1806 से 1837 तक, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, राजा राम मोहन रॉय जो थे हमारे, उनको कहाँ भेजा था, इंग्लैंड भेजा था 1830 में, कि भाई जाओ मेरी पेंशन रुकी हुई है, इन लोग से बोलते मेरी पेंशन दे दे, ठीक है। अकबर सेकंड किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। इतनी बुरी हालत हो गई थी मुगल डायनेस्टी की, जो कि एक टाइम पे राजा होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट रूलर रहे वो थे बहादुर शाह सेकंड। 1837 से 1857 तक उन्होंने रूल किया। 1857 की क्रांति को उन्होंने लीड भी किया था एट द एंड, ठीक है। इनको रंगून भेज दिया गया था, रंगून का है बर्मा में 1858 में, और 1 लाख रुपए की पेंशन इनको दी जाती थी, लॉलीपॉप दे दिया था, समझ लीजिए। और इन्होंने मिर्जा गालिब और जौक इनके टाइम पे म्यूजिशियन थे, याद रखिएगा। मिर्जा गालिब जो बहुत बड़े हमारे शायर हैं, जो बोलते हैं ना गालिब ने कहा, और जौक इनके टाइम पे म्यूजिशियन और शायर थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मुगल डायनेस्टी का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने हर एम्पायर का देखा वैसे मुगल एम्पायर का भी देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिवाइड कैसे करा था, इन्होंने सूबा,
सरकार, परगना, ग्राम। अब देखिए हर यूनिट में ग्राम सेम होता है, विलेज, ठीक है। ग्राम से बड़ा परगना जो कि सिटी होती है, शहर। सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और सूबा मतलब प्रोविंस, ठीक है। तो एक प्रोविंस, उससे छोटा डिस्ट्रिक्ट सरकार, उससे छोटा परगना सिटी, उससे छोटा ग्राम विलेज, ठीक है। ठीक, एक होता था इनका खलीसा लैंड जो कि रॉयल लैंड होता है, जो राजाओं के अंडर आता था, राजाओं के मंत्री के अंदर आता था, उसको रॉयल लैंड, उसको खलीसा भूमि बोलते थे, खलीसा लैंड, ठीक है। फिर आता था दहसला और जब्ती। दहसला और जब्ती जो होता था वो टोडरमल ने शुरू किया था। 10 साल के लिए लैंड का असेसमेंट करके उससे उस पर टैक्स लिया जाता था। 10 साल के लिए असेसमेंट करते थे, फिर 10 साल तक वही टैक्स लिया जाता था। उसको जब्ती या दहसला प्रथा बोलते थे, ठीक है। अब आर्किटेक्चर कुछ देखते हैं। कबूली बाग, पानीपत, संबल, रोहिलखंड के जो मस्जिद है वो किसने बनाई? बाबर ने। बाबरी मस्जिद अयोध्या तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हुमायूं टॉम, उसकी बीवी हाजी बेगम ने बनवाया, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी का अकबर ने बनवाया, याद रखिएगा, बहुत फेमस है बुलंद दरवाजा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनाया, अपनी बीवी के लिए मकबरा बनाया लास्ट में। ताजमहल उसके बाप ने बनाया था, उसने मकबरा बनवाया, ठीक है। अब टाइटल, मुगल क्या करते थे भाई? शाही थे, बैठे रहते थे, कोई अच्छा लग गया, आज से तुम वीर महान, आज से तुम सिकंदर शाही, तो उन्होंने कवि प्रिय बोला था बीरबल को, किसने बोला होगा? अकबर ने। महाकविराज सुंदरदास को शाहजहां ने बोला, ठीक है। जगत गुरु हरविजय सूरी जैन धर्म के थे, उनको अकबर ने जगत गुरु बोल दिया, ठीक है। ठीक, सॉरी, गुना समुद्रा लाल खान म्यूजिशियन थे, उनको शाहजहां ने गुना समुद्रा बोलते हैं, समुद्र से भी ज्यादा गुण तुम्हारे पास है, ठीक है। थोड़ा फॉर फैक्ट देख लेते हैं। जागीर संकट सिद्धांत किसने दिया? सतीश चंद्र ने दिया। और मुगल शासक आलमगीर सेकंड अजीजुद्दीन उनका नाम था, और बैटल ऑफ प्लासी में वो मारे गए थे, याद रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी में वो थे अजीजुद्दीन, मुगल शासक आलमगीर सेकंड, और लास्ट मुगल शासक ये थे। और जागीर संकट सिद्धांत किसने दिया था? सतीश चंद्र का। क्वेश्चन पूछता है जागीर संकट सिद्धांत किस लिए था? जागीर संकट कि देखो ये बंट गया था बाद में लैंड और जागीरदारी दे दी गई थी, तो इनके पास से, मुगल्स के पास से पूरी पावर और पैसा खत्म हो गया था, तो इसी को जागीर संकट सिद्धांत बोलते हैं। किसने दिया था? सतीश चंद्र ने दिया था, ठीक है। तो ये थी हमारी मुगल डायनेस्टी। तो जो मराठा एम्पायर है वो 2 फेजेस में डिवाइड होता है। मराठा एम्पायर की शुरुआत होती है 1674 से 1720 तक, पहला फेज रहता है 1674 से 1720 तक। दूसरा फेज रहता है 1720 से 1818 तक। 1720 से 1818 मतलब 1720 से 1818 तक दूसरा फेज रहता है। तो जो पहला फेज है, जो शुरुआत होती है मराठा एम्पायर की, वो हमारे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर मराठा एम्पायर के प्लस होल इंडिया के हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न टाइम्स के, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी से शुरुआत होती है, जो 1674 से 1680 के बीच में मोस्टली रूल करते हैं, ज़्यादातर उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो शिवाजी महाराज जो है, जिनका जन्म 1627 में हुआ था, उनके पिताजी का नाम शाहजी था और उनके माताजी का नाम जिज्जियाबाई था, ठीक है। याद रखेंगे, पिताजी का नाम शाहजी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पिताजी का नाम शाहजी और माताजी का नाम जिज्जियाबाई, ठीक है। इनका जो गुरु थे, इनके जो टीचर थे वो रामदास जी थे। शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो रामदास जी थे, ठीक है। अब इनके कुछ उपलब्धि हम लोग देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कॉन्कर किया, जीता, उन्हें छीना मुगलों से। पहला कोंडन का किला 1643 में, रोहिन एंड चक्कन का किला 1644-45 में, तोरण का किला 1646 में, पुरंदर का किला 1648 में, राजगढ़ का किला 1656 में, सूपा का किला 1656 में और पन्हाला का किला 1659 में। अब ये एरिया और किला दोनों एक ही नाम से थे, तो याद रखिएगा। पहला कोंडन जीता उन्होंने 1643 में, फिर रोहिन चक्कन जीता 1644-45 में, तोरण जीता 1646 में, पुरंदर जीता 1648 में, राजगढ़ जीता 1656 में, सूपा जीता 1656 में, पन्हाला जीता 1659 में। तो याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकली पूछता है कि पहले उन्होंने क्या क्या जीता, ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा या फिर बोल देगा क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज करो, ठीक है। तो याद रखना चाहिए आप लोग को। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफजल खान की हत्या की 1659 में। अफजल खान वही जिनकी हत्या इन्होंने बागनक से की थी। बागनक क्या होता था? हाथ में ऐसे हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, वैसे ही एक ऐसा औजार होता है, इसमें ऐसे छोटा सा होता था, इसमें ऐसे लोहे के ऐसे नाखून निकले होते थे, शेर के नाखून की तरह। तो अफजल खान ने इनको हक करने की कोशिश की। उसका मान्य, वो अफजल खान का बहुत ज़्यादा फेमस था वो, कि ऐसे हक करके दबा के मार देता था, ठीक है। जब धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहते थे वैसे अफजल खान मार देता था। तो शिवाजी को उसने ऐसा हक किया, मारने की कोशिश की, तो शिवाजी महाराज ने बागनक से उसकी पूरी पीठ फाड़ के उसकी हत्या कर दी थी। कब की? याद रखिएगा, 1659 में, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने सूरत जीता 1664 में, अहमदनगर और कर्नाटका जीता 1670 से 1680 के बीच में, याद रखिएगा। सूरत जीता 1664 में, अहमदनगर और कर्नाटका जीता 1677 से 1680 तक, ठीक है। इनके टाइम पे जो सबसे बड़ी ट्रीटी मानी जाती है, सबसे बड़ी संधि मानी जाती है, वो मानी जाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुआ, जिसमें राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में ट्रीटी हुई थी। राजा जय सिंह राजस्थान वाले, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। शिवाजी के टाइम पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो लोग राज करते थे शिवाजी के टाइम पे, वो क्या था उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे छोटा एज यूजुअल विलेज, ग्राम।
उससे बड़ा तरफ, उससे बड़ा परगना, उससे बड़ा प्रांत, उससे बड़ा प्रोविंस। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्रोविंस परब, फिर उसके बाद प्रांत, उससे छोटा परगना, उससे छोटा तरफ, उससे छोटा विलेज। ठीक है। शिवाजी के टाइम पे सबसे फेमस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, शिवाजी के टाइम पे सबसे फेमस जो सेकंड चीज थी वो थी अष्टप्रधान। अष्टप्रधान 8 पोस्ट को बोलते थे शिवाजी के, जो उनके सबसे क्लोज रहते थे, उन 8 पोस्ट को अष्टप्रधान बोलते थे। अष्टप्रधान में थे क्या क्या, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है। अष्टप्रधान में सबसे पहले थे हमारे पेशवा, जिनको प्रधान बोला था, अष्टक प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पेशवा। फिर मजुमदार, दैट इज अमात्य, जो उनके गुरु होते थे, जो उनको बताते थे कि क्या करे क्या ना करे, उनको मजुमदार अमात्य बोलते थे। ठीक है। फिर वकविस, जिनको मंत्री बोलते थे, वकविस को मंत्री बोलते थे। ठीक है। दाबीर, दाबीर को सुनंत बोलते थे, फॉरेन मिनिस्टर को सुनंत दाबीर बोलते थे शिवाजी के टाइम पे। ठीक है। सुरनवीस बोलते थे हम लोग सचिव को, जो आजकल हमारे IAS ऑफिसर होते हैं सचिव, उनको सुरनवीस बोलते थे। ठीक है। पंडित राव सदर होता, सदर रिलीजियस अफेयर का हेड होता था, सदर पंडित राव। ठीक है। और सारी नौबत, सेनापति को सारी नौबत बोलते थे। और न्यायाधीश को, जज को न्यायाधीश बोलते थे। तो याद रखिएगा, न्यायाधीश जज आप लोग जान ही जाओगे। इंपॉर्टेंट क्या याद करना है, देखिए सारी नौबत मतलब सेनापति, सबकी नौबत निकालने वाला सेनापति, किसी भी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है। पंडित राव सदर, पंडित है जो ज़्यादा 3-5 करेगा, रिलीजियस अफेयर दिखेगा, सॉरी अभी खुद पंडित हूँ बट ऐसा बोलना पड़ा याद कराने के लिए। ठीक है। सुरनवीस सचिव होते थे, दाबीर सुमंत होते थे, वकनवीस मंत्री होते थे, मजुमदार अमात्य होते थे और पेशवा प्रधान होते थे। याद रखिएगा, इनके अष्टदिग्गज थे, अष्टप्रधान थे। ठीक है। अष्टदिग्गज नहीं, अष्टप्रधान, सॉरी। इनके टाइम पे और क्या क्या होता था, टैक्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। पहले कठी, जिसको लैंड रेवेन्यू बोलते थे, जमीन से जो टैक्स लेते थे उसको कठी बोलते थे। ठीक है। लैंड रेवेन्यू होता कितना था ये देखते हैं हम लोग, 1/3 या 2/5, 1/3 या 2/5 लैंड रेवेन्यू होता था। ये लोग एक चौथ लेते थे। चौथ मतलब कि आपको सुरक्षित रखने के लिए, कोई आपका अटैक ना करे, रेड ना करे, तो उसको चौथ लेते थे कि आप सुरक्षित हो, तो उसका चौथ 1/4 जो था वो मराठों को दिया जाता था। ठीक है। और एक होता था इनकी सरदेशमुखी, 10% महाराष्ट्र का जो भी उपज होता था 10% वो लेते थे सरदेशमुखी के रूप में। ठीक है। अब शिवाजी के बाद उनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज, जिनके ऊपर इस बार मूवी बनी, वो 1680 में गद्दी पे बैठते हैं, 9 साल राज करते हैं। इनका मेन लड़ाई औरंगजेब के टाइम पे होता है और औरंगजेब इनको पकड़ के बंदी बना के बहुत टॉर्चर करके मार देता है। ठीक है। फिर संभाजी के बाद गद्दी संभालते हैं राजा राम, 1689 से 1700 तक, 1700 तक ये रूल करते हैं, 11 साल अप्रॉक्स। ठीक है। ये सतारा में मरते हैं 1689 में, इनकी मृत्यु हो जाती है सतारा में। ठीक है। इनके टाइम पे प्रतिनिधि की पोस्ट शुरुआत हुई थी कि पेशवा का प्रतिनिधि कौन है, महाराजाओं का प्रतिनिधि कौन है, तो इनके टाइम पे शुरुआत होती। ठीक है। फिर इनकी डेथ के बाद ताराबाई 1700 से 1707 तक रूल करती हैं, 7 साल। ठीक है। वो शिवाजी सेकंड की गार्जियन होती है। ठीक है। ताराबाई जी ने ही शिवाजी सेकंड को पाला पोसा, उनको पेशवा या मराठा के उत्तराधिकारी के रूप में उनको पाला। ठीक है। फिर 1707 से 1749 तक साहू जी रूल करते हैं। बैटल ऑफ खेड़ होता है 1700 में और पेशवा का राइज होता है। याद रखिएगा, साहू जी के टाइम पे बैटल ऑफ खेड़ होता है, पेशवा का राइज होता है। आफ्टर शिवाजी पेशवा का राइज अगर होता है तो साहू जी के टाइम पे होता है, याद रखिएगा। अब जो पहले पेशवा थे, फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ उनका नाम था, 1713 से 1720 के बीच में ये थे। ठीक है। इन्होंने पेशवा को हेरिडिटरी बना दिया। पहले पेशवा क्या होता था, जो उसके लायक होता था, काबिल होता था, वो पेशवा बनता था। बट इन्होंने क्या किया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दैट इज पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और क्या की, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। इन्होंने क्या की, एग्रीमेंट किया सैयद ब्रदर से। याद रखिएगा, सैयद ब्रदर से एग्रीमेंट किया, जो कि किंग मेकर होते थे। सैयद ब्रदर को किंग मेकर बोला जाता था। 1719 में इन्होंने एग्रीमेंट किया सैयद ब्रदर से। ठीक है। फिर आता है हमारा 1720 से 1718 का टाइम पीरियड, जिसमें हमारे बाजीराव फर्स्ट, जिनके ऊपर मूवी बनी थी, हम लोग आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें रणवीर सिंह बाजीराव फर्स्ट का रूल किए थे, पद्मा, और उन्होंने दीपिका पादुकोण ने उनकी वाइफ का रोल किया था, गर्लफ्रेंड का एक्चुअली, बाद में वाइफ बन जाती है। तो बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 तक रूल करते हैं। ठीक है। इनके टाइम पे मराठाओं सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा ऊपर जेनिथ था मराठाओं का, इसको जेनिथ बोलते हैं, कि मतलब एकदम पीक पे था बाजीराव फर्स्ट के। ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, कि उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। उन्होंने पोर्तुगीज़ को जीता 1739 में, जिसमें बैसेलो सैलसेट की संधि होती थी। फिर सिद्दीस और जजीरा को जीता 1722 में। ट्रीटी ऑफ देवरा सराय हुआ, मालवा और बुंदेलखंड को अपने अंदर जीत लिया 1738 में। ठीक है। सिंधियों से ग्वालियर जीत लिया, होलकर से इंदौर जीत लिया, पावर से धार जीत लिया, गायकवाड़ से बड़ौदा जीत लिया, भोसले से नागपुर जीत लिया, पेशवा से पूना जीत लिया। सोचे क्या क्या इन्होंने जीता, ये सब इनके अंडर आ गए। जीतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों ने इनकी सुप्रीमेसी को मान लिया कि हाँ भाई आप मेरे लीडर हो, आप मेरे सुप्रीम हो। ठीक है। फिर इनके जो बेटे हुए, दैट इज बाजीराव सेकंड,
बाजीराव सेकंड क्या थे, इनके बेटे थे और उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब देशमुख। नाना साहब जी दत्तक पुत्र मतलब होता है कि उनको गोद लिया था, उन्होंने अपना बेटा माना था, उनको कोई बेटा नहीं था बाजीराव सेकंड का, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब था। ठीक है, बाजीराव सेकंड के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। ठीक है, जिसमें मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अब्दाली जीत गया और मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। सोचिए, मराठा हार गए, जो मराठा कभी हारते नहीं थे। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत हुई कब थी, 1761, डेट प्रिसाइजली अगर याद करनी जाए तो जनवरी 14। ठीक है, इस युद्ध में इनके जो सेनापति थे बाजीराव सेकंड जी के, विश्वनाथ राव या सदाशिव राव, दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और पहली बार मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश राज आ जाता है और एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782। देखिए, इससे एक क्वेश्चन बनना पक्का, एंग्लो मराठा वॉर आपको दे देगा, या तो मैच द फॉलोइंग किसी ऑप्शन में दे देगा, या नॉर्मली मैच द फॉलोइंग दे देगा, तो याद रखिएगा। सॉरी, पहला होता है 1775 से 1782 तक, मराठा वर्सेस लॉर्ड हास्टिंग के बीच में। ठीक है, जिसमें मराठा जीतते हैं, हास्टिंग हार जाता है। इसमें होता है ट्रीटी ऑफ सलबाई की संधि होती है 1782 में। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ वडगांव मतलब वडगांव की संधि होती है 1779 में, 1779 में। ठीक है, इसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1803 से 1806 के बीच में, जिसमें मराठा हार जाते हैं और लॉर्ड वेलेस्ली जीत जाता है। वेलेस्ली अगेंस्ट होता है मराठाओं के। ट्रीटी ऑफ बेसिन होती है 1802 में, और बाजीराव के टाइम पे ही होती है ये सेकेंड वॉर। ट्रीटी ऑफ बेसिन जब होती है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, बाजीराव सेकेंड के टाइम पे। ठीक है, और होती है देवगांव की संधि 1803 में। तो दो संधियाँ होती हैं, सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा 1803 से 1806 के बीच में, ट्रीटी ऑफ बेसिन और ट्रीटी ऑफ देवगांव की संधि। ठीक है, फिर थर्ड बैटल होती है जिसमें मराठा और फिर से लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में होती है। इसमें मराठा हार जाते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग जीत जाता है एंग्लो मराठा वॉर में, जो 1817 से 1818 के बीच एक साल के लिए होती है, जिसमें पुणे की संधि हो जाती है 1817 में, और बाजीराव सेकंड के टाइम पे ये भी होता है। तो याद रखिएगा, बाजीराव सेकंड के टाइम पे ये तीनों युद्ध होते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बाजीराव सेकंड के टाइम पे ये तीनों युद्ध होते हैं। पहला मराठा एंग्लो मराठा हुआ 1775 से 82 के बीच में, 75 से 82 के बीच में। मराठा और हेस्टिंग्स में मराठा जीतते हैं। ट्रीटी ऑफ सलबाई होता है, ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है। ट्रीटी ऑफ सलबाई होता है 1782 में, ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है 1779 में। तो पहले ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, फिर ट्रीटी ऑफ सलबाई होता है। ठीक है, फिर दूसरा युद्ध होता है एंग्लो मराठा 1803 से 1806 के बीच में, 3 साल चलता है। मराठा हार जाते हैं, वेलेस्ली जीतता है, जिसमें ट्रीटी ऑफ बेसिन होता है और देवगांव की संधि होती है। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में। फिर 1817 से 1818 के बीच में मराठा और हास्टिंग के बीच में फिर से युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें मराठा फिर हार जाते हैं, हास्टिंग फिर जीत जाता है। जो टोटल मराठा सिर्फ एक बार जीतते हैं तीनों वॉर में। ठीक है, जिसमें पुणे की संधि होती है 1817 में, जिसमें और तीनों युद्ध में बाजीराव सेकंड के टाइम पे ही युद्ध होता है। ठीक है, अब कुछ और बैटल हम लोग जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, मैं तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एक ही वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। बट क्योंकि मैं आपको 90 डेज में सारा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं, तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट्स याद रखिएगा, क्योंकि इस बार न्यूज़ में है, मूवी आई हुई है, लोगों के ऊपर क्रेज है, ऊपर से लड़ाई हुई है, औरंगजेब वर्सेस हिंदुज़म का जो भी लड़ाई युद्ध चल रहा है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू का, उसमें भी तो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुछ बैटल शिवाजी के टाइम पे है, कुछ बैटल संभाजी के टाइम पे। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में हुआ। शिवाजी ने किसको हराया? अफजल खान को हराया। ठीक है, बीजापुर का, कहाँ का? बीजापुर जीता प्रतापगढ़ से। फिर दूसरा बैटल ऑफ पवनखंड 1660 में, एक साल बाद। ठीक है, शिवाजी ने किसको सिक्योर किया? टैक्टिकल विक्ट्री सिक्योर की बीजापुर के अगेंस्ट में। ठीक है, बीजापुर से फिर उन्होंने लड़ाई करके जीता। दूसरा बैटल ऑफ पुरंदर 1665 में हुआ। शिवाजी ने नेगोशिएशन फोर्स की, नेगोशिएशन ट्रीटी उनको फोर्स किया गया, जिसमें मुगल जो थे वो पुरंदर तक उन्होंने अपने आप को अधिकार कर दिया। ठीक है, शिवाजी को फोर्स नेगोशिएशन लेना पड़ा ट्रीटी मुगल्स के साथ। ठीक है, किसमें? बैटल ऑफ पुरंदर में, जिसमें पुरंदर को उनको सीज करना पड़ा मुगल एम्परर से। फिर चौथा होता है सैक ऑफ सूरज का जो युद्ध होता है 1664 में। शिवाजी की फोर्स है वो रेड करती है मुगल पोर्ट सिटी के, जो वेल्दी पोर्ट सिटी है सूरत के, वहाँ पे रेड करती है और डिस्ट्रक्शन मचाती है और लूट ले जाती है। कहाँ पे? मुगल पोर्ट सिटी। कहाँ पे? सूरत की जो पोर्ट सिटी है 1664 में शिवाजी की फोर्सेज वहाँ पे रेड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ सालेर 1672 में। इसमें क्या होता है कि जो मुगल आर्मी है वो पिच्ड बैटल में हार जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मराठा मुगल कॉन्फ्लिक्ट का इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जिसमें शिवाजी मुगलों को हरा देते हैं। तो याद रखिएगा, शिवाजी मुगल को कब हराते हैं? बैटल ऑफ सालेर में 1672 में। ठीक है, फिर आता है बैटल ऑफ सिन्हागढ़ आता है 1670 में, जिसमें शिवाजी की जो फोर्स है, शिवाजी के जो योद्धा हैं, वो मुगल फोर्ट सिन्हागढ़ को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बैटल ऑफ सिन्हागढ़ 1670 में। ठीक है, फिर शिवाजी की अब डेथ हो जाती है 1670 के ऑनवर्ड्स। फिर बैटल ऑफ भोपालगढ़ होता है 1679 में। ठीक है, जिसमें जो मुगल होते हैं वो मराठा को हरा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भोपालगढ़ फोर्ट का
वो लोग मुगल अपने अंडर कब्जा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा शिवाजी की डेथ के बाद बैटल ऑफ भोपालगढ़ होती है जिसमें मुगल जीत जाते हैं, ठीक है, भोपालगढ़ को फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। फिर होती है बैटल ऑफ कल्याण। बैटल ऑफ कल्याण 1683 से 1684 के बीच 1 साल तक चलती है, जिसमें मुगल क्या करते हैं, मराठा फोर्स को डिफीट करके कल्याण को भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए शिवाजी के डेथ के बाद मुगल हारने लगे, उसे सॉरी मराठास हारने लगे, ठीक है, याद रखिएगा। शिवाजी की डेथ 1670 में होती है, ठीक है। फिर जो लास्ट बैटल होती है वो संभाजी लड़ते हैं। संभाजी के टाइम पे बुरहानपुर में वो अटैक करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बुरहानपुर में बहुत ज़्यादा वो लोग आतंक मचा के लूट ले जाते हैं 1680 के अरेंज में। तो पूछे कि बुरहानपुर पर अटैक संभाजी कब करते हैं, 1680 के बीच में। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो जेनिथ था मराठा एम्पायर का 1759 के ऑनवर्ड, जब बाजीराव फर्स्ट रूल कर रहे थे मराठा एम्पायर का, तो देखिए कहाँ तक मराठा एम्पायर का पूरा फैलाव था, ठीक है, आप देख सकते हैं। मतलब ये देखिए पूरा हमारे इंडिया है, ठीक, ये ओवरऑल हमारी इंडिया है। इसे मराठा एम्पायर देखिए, पूरा कश्मीर वाला पूरा रीजन लेके, पाकिस्तान का रीजन, गुजरात का रीजन, नीचे पूरा महाराष्ट्र के बाद पूरा यहाँ नीचे गोवा, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन, फिर इधर पूरा उड़ीसा, इधर आपका बिहार, तेलंगाना, ये वाला पोर्शन, दिल्ली, मोस्टली यूपी, ये सब पूरा पोर्शन मराठाओं के अंडर में आ गया था, ठीक है। तो ये थी मराठाओं की हिस्ट्री। मैं इसमें आपको स्टोरी भी इस पर आ सकता था, एक मैं व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरी बताता, थोड़ा बढ़ा चढ़ा बताता, बट होता क्या है देखिए, हम लोग, मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो बच्चों का माइंडसेट है वो छोटी सी वीडियो में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फैक्ट के साथ स्टोरी भी, जिससे कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आपको फालतू नॉलेज गेन करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लो, फिर आप जितनी नॉवल, जितनी बुक, जितना नॉलेज चाहिए, जितनी वीडियो देखना, आप देखते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सब चीज़ आपको याद हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पापा वीडियो, मम्मी वीडियो, कंप्लीट वीडियो, स्वाहा वीडियो, जो आपको समझना है समझो, वीडियो आपको आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो जय हिंद।